अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट युसरा बलोच और आप देख रहे हैं रोही एट 10। उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह बहुत अच्छे से गुजरी होगी और पॉजिटिव सोच के साथ आप अपनी सुबह का आगाज़ करते होंगे। आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे एक ऐसे तारीख़ी लम्हे की जिसमें पाकिस्तान ने ना सिर्फ अपने दिफा, खुद मुख्तारी और कौमी वक़ार का भरपूर इजहार किया, ऑपरेशन बनियानुल मरसूस। दूसरा ये कि भारत की जानिब से बार बार कार्रवाइयाँ की जा रही थी, उसके नतीजे में हमें इस जंग में घसीटा गया जिसमें हमने उसका जवाबी कार्रवाई की। और ना सिर्फ पाकिस्तान ने ये एक वाज़ेह पैगाम दिया कि हम अपनी सरज़मीन की तहफ़्फ़ुज़ की सलाहियत रखता है, बल्कि हर किस्म की जाहरियत का मौसर जवाब देने का भरपूर इजहार भी किया। इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट फरहान मलगानी हैं। सर, वेलकम करते हैं आपको शो में। थैंक यू। और उसके बाद हम बात करेंगे कि जो हफ्ते भर की स्टोरीज़ हैं उसके ऊपर हमारे साथ मौजूद हैं ज़ुहैब बुखारी, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं। ज़ुहैब, आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो हम आगाज़ करते हैं सबसे पहले फरहान से। फरहान, सबसे पहले ये बताएं कि इस एक साल कबल जो होने वाली इस फतह पर आप क्या कहते हैं कि ये जो एक तारीख़ी लम्हा था, दूसरा ये कि हमने इतनी बड़ी अचीवमेंट भी डेफिनेटली हासिल की, दुनिया भर की नज़रें भी इसके ऊपर आई और दुनिया को भी एक मैसेज किया कि हमने किस तरह से उनकी जवाबी कार्रवाई की है। जी बिल्कुल, नो डाउट, ये तो बिल्कुल एक तारीख में लिखा जाना वाला एक बाब है मेरे ख्याल में, जो ऑपरेशन बनियानुल मरसूस किया गया। तो ये ना सिर्फ पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक जंग थी, बल्कि एक पूरी दुनिया में एक टेस्ट केस के तौर पे भी, एक स्टडी के तौर पे भी इसको लिया जा रहा है कि किस तरह पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े जो दुश्मन है उसको नाको चने चबवाए और उसकी जो टांगें हैं वो ना सिर्फ काम नहीं बल्कि वो उसके लिए उसको इतनी शिकस्त फाश का सामना करना पड़ा कि पूरी दुनिया उसका इतराफ़ भी कर रही है। तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है और अचीवमेंट है और एक तारीख़ है कि जो दुश्मन हमें हर वक्त धमकियाँ लगाने पे और हमारा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान को सफारती सतह पर भी और जो जंगी महाज हैं, बॉर्डर है, वहाँ पे भी हर वक्त एक तनाव की पोजीशन थी और उसको दबाव में ला रहा था। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने जो उसकी अपनी जवाबी कार्रवाई, जो दिफा का हक़ था, उसको भरपूर तरीके से मेरे ख्याल में इस्तेमाल किया और इस तरह से उनको जवाब दिया जो 7 से लेकर 10 मई तक जो भारत की जानिब से जारहियत की जा रही थी, तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने की वजह से मेरे ख्याल में पूरी एक तो दुनिया ने भी उसका एतराफ़ किया और जो हमारा दुश्मन था उसको भी बैक फुट पे जाने पे मजबूर किया। कि मेरे ख्याल में अब जो आप देखें कि दुनिया के जो हालात हैं, अमेरिका और ईरान की जंग है, पूरे खित्ते में हमारे जो एक जंग की फ़िज़ा है और एक माहौल है, उसमें भी इस किस्म के मौके से फ़ायदा उठा के भी हमारा दुश्मन जो है हर वक्त कोई ना कोई हम पे वार करने की प्लानिंग करता रहता था या कोई कोशिश करता रहता था। तो मेरा ख्याल है जो उस वक़्त हमने पाकिस्तान ने भरपूर जो एक जवाब दिया उनको दुश्मन को, तो उसी की एक ये वजह है कि अभी तक वो इस तरह की कोई और हरकत करने के बारे में सोच भी नहीं पा रहा। तो यही एक हमारे मेरे ख्याल में हमारी जो पाकिस्तान गवर्नमेंट है, फील्ड मार्शल हैं, उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि उन्होंने हमारे दिफा को, जो मुल्की दिफा है, उसको ना सिर्फ नाकाबिल तस्खीर बनाया, साबित किया, बल्कि दुनिया ने भी उसका एतराफ़ किया। दुनिया ने भी इसका एतराफ़ किया। अच्छा फरहान, ये भी बताएं कि इस कामयाबी के पस मंज़र में कौन से अवामिल जो थे वो सबसे ज़्यादा अहम थे? जी देखें, आखिर जो हमारा दुश्मन है वह हर वक्त इसी ताक में था कि किसी तरह पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया जाए। तो हर वक्त जंगी माहौल और पूरी दुनिया में जो है एक सफारती महाज पे भी उसको दबाव में लाना कि यहाँ पे कुछ मिलिटेंट्स का वो नाम लेके तो हम पे दबाव के लिए सफारती सतह पे भी उसने भी अपना एक दबाव बरकरार रखा हुआ था, जिसका मेरे ख्याल में हमारी इस गवर्नमेंट ने, मौजूदा गवर्नमेंट ने और जो मौजूदा रजीम है, इन्होंने भरपूर उसका जवाब दिया है। ना सिर्फ जंगी महाज पे हमने कामयाबी हासिल की है बल्कि सफारती महाज पे भी जो हमारी अचीवमेंट्स हैं वो नाकाबिले बयान हैं और बड़ी तारीख़ की एक मेरे ख्याल में लम्हा है। क्योंकि अब आप देखें कि जो ये उसी की वजह है कि जो पाकिस्तान ने इतना मजबूत और भरपूर जवाब दिया हिंदुस्तान को कि ना सिर्फ जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने कई दफ़ा उसका एतराफ़ किया, उसको एक्नॉलेज किया इस चीज़ को कि पाकिस्तान ने किस तरह से अपने से इतने बड़े गुना जो एक मकार दुश्मन था उसको मुँह तोड़ जवाब दिया। उसी की मेरे ख्याल में एक्नॉलेजमेंट है कि पाकिस्तान इस वक्त इस पोजीशन में है कि अमेरिका और ईरान की जंग में भी
आपको पता है कि सालिस का किरदार अदा कर रहा है और एक प्लेटफार्म फराहम किया हुआ है। पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त पाकिस्तान पे हैं और तवज्जो का मरकज़ है पाकिस्तान। ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जिस तरह आपने कहा कि इसका बैकग्राउंड तैयारियाँ, क्योंकि हमारा एक बहुत ही मकार और बहुत बड़े दुश्मन से सामना है, तो उसके लिए मेरे ख्याल में हमारी पाक फ़ौज ने, अफवाज पाकिस्तान ने और हुकूमत ने उसके लिए भरपूर तैयारियाँ की। और यही वजह है कि हम पे आलमी दबाव के बावजूद हमने अपनी न्यूक्लियर जो पावर है उस पर किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ समझौता नहीं किया, क्योंकि हमें पता था कि हमारी अफवाज को पता था कि हमारा किन से सामना है और एटमी सलाहियत और न्यूक्लियर पावर हासिल किए बगैर जो है ये इस किस्म का दफा करना बहुत मुश्किल था। डेफिनेटली क्रेडिट हमारी फोर्सेस को जाता है। जब दो बॉर्डर इतने टेंस हों, एक तरफ भारत दूसरी जानिब अफगानिस्तान, तो डेफिनेटली इसको डील करना इतना आसान नहीं होता। दोनों बॉर्डर खासे टेंस हैं। अच्छा, ये भी बताएं कि इस जंग के दौरान या जो भी ये कार्रवाई हुई उस दौरान जो कौमी इत्तेहाद था उसके ऊपर आपका क्या टेक है कि एकदम से जैसे लोगों ने सपोर्ट किया और अपनी फोर्सेस के साथ यकजहती का मुजाहरा किया, उसके ऊपर आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल जिसरा, ये आपने बड़ी अच्छी बात की और बड़ा अहम पॉइंट है, क्योंकि जब भी कभी कोई इस तरह की सिचुएशन होती है तो सिर्फ अफवाज ही जो हैं वो बॉर्डर पर इस किस्म की वो जो होती है जारियत, उसका सामना नहीं कर रही होती, बल्कि उसको जो आवाम की सपोर्ट है वो बहुत बड़ा मैटर कर रही होती है। और इस मौके पे पाकिस्तानी कौम ने जिस मेरे ख्याल में यकजहती का मुजाहरा किया, कौमी यकजहती और मिली यकजहती, उसमें हुकूमत, अफवाज पाकिस्तान और अवाम जो हैं वो मेरे ख्याल में एक प्लेटफॉर्म पे थी, और उसमें जो कौमी यकजहती का मुजाहरा किया गया वो नाकाबिले बयान है। पूरी कौम में आपने उस वक्त देखा कि यहाँ पे जंगी माहौल था, लेकिन हमारी जो कौम है वो बहादुर, उन्होंने इतनी बहादुरी से इसको सामना किया, बल्कि उस टाइम पे उसको इतना लाइट लिया, यानी कि किसी जंग के माहौल में अवाम जो है वो कौम जो है वो कोई लोग हैं वो खौफजदा हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अवाम ने उस वक्त बड़ी बहादुरी के साथ अपनी अफवाज का साथ दिया और उनको श्योर किया कि हम आपके साथ हैं। सिर्फ दुश्मन को ये मैसेज कि सिर्फ अफवाज ही के साथ हम मुकाबला नहीं कर रहे, बल्कि कौम के साथ और अवाम के साथ हमारा मुकाबला है, तो इसके लिए उसमें जो दुश्मन है वो खासा दबाव में आ जाता है। तो इस मौके पे मेरा ख्याल है दूसरा कि जो हमारे मीडिया ने, नेशनल मीडिया ने जो किरदार अदा किया वो भी काबिल तहसीन, और उसको भी खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि इंतहाई ज़िम्मेदारी की रिपोर्टिंग की गई, उस पर ज़िम्मेदाराना रिपोर्टिंग थी। जबकि हमारा दुश्मन जो है उसकी अगर उनके नेशनल चैनल्स को और मीडिया को देखा जाए तो इंतहाई गैर जिम्मेदाराना उनका एक रवैया था, और उनकी जो रिपोर्टिंग थी इतनी फाल्स थी और झूठी थी, गुमराह कुन थी कि उसका दुनिया ने मजाक उड़ाया। कि ये देखे कि उनको मेरे ख्याल में जोग्राफिकल जो हमारी हदूद हैं और उसका भी पता नहीं था, और एक बहुत उसमें मजाक भी बने, सोशल मीडिया पे उनको तनकीद का भी सामना करना पड़ा कि हमारे शहर मुल्तान में, हालांकि हमारे साथ तो कोई समंदर नहीं लगता, उसकी बंदरगाह तक उन्होंने कहा जी हमारी फ़ौजें पहुंच चुकी हैं। इस किस्म के भी यानी कि मज़ाक़ा खेस वहाँ पर रिपोर्टिंग की गई, जबकि पाकिस्तान की जानिब से और हमारे नेशनल मीडिया की जानिब से इंतहाई जो है ज़िम्मेदाराना रिपोर्टिंग की गई, और कौम ने भी पूरी मिली यकजहती का और जो इत्तेहाद का सबूत दिया। अफवाज पाकिस्तान के साथ आप देखें कि अभी भी उस ऑपरेशन को गुजरे 1 साल हो चुका है, लेकिन जो लोग जो हैं वो उसको ना सिर्फ एक्नॉलेज कर रहे हैं बल्कि यौम तशक्कुर के तौर पे इसको मनाया जा रहा है। अच्छा फरहान, ये भी बताएं कि आलमी सतह पर दुनिया इस जो हमारी कार्रवाइयाँ आपस में हुई और दूसरा राफ़ेल का जो उसमें हुआ, तो उसको दुनिया किस तरह से देख रही है, और पाकिस्तान का इमेज जो है अभी कैसे चेंज हुआ है, इम्प्रूव हुआ है, और सफारती सतह पर दुनिया में अपने आप को हमने जो प्रोजेक्ट था वो कैसे किया है? जी बिल्कुल, देखें हिंदुस्तान का बड़ा जोम था कि हमारे पास राफ़ेल तैयारे हैं, बड़े जदीद जंगी जहाज़ हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी में हम बहुत बरतरी है हमारी पाकिस्तान के ऊपर। ना सिर्फ तैयारों की जो तादाद है उसमें बरतरी है, बल्कि उसमें टेक्नोलॉजी में भी जो राफ़ेल तैयारे हैं जदीद, उसका भी उनको बड़ा जोम था। तो वो उनका जो गरूर है, पाकिस्तान के JF-77 जो थंडर तैयारे हैं उन्होंने खाक में मिलाया। हमारी जो जंगें हैं मेरे ख्याल में ये अब रवायती जो वार फील्ड है उससे हट के अब जदीद एक टेक्नोलॉजी, और दुनिया ने साबित किया, और ये टेस्ट केस है पूरी दुनिया के लिए कि एक स्पेस में एक जंग लड़ी गई। कोई फ़ौज जो है वो आमने सामना बहुत कम हुआ, और स्पेस के ऊपर जो है वारफेयर जो है वो उस टेक्नोलॉजी की जंग थी जिसमें पाकिस्तान ने अपनी बर्तरी साबित की।
और दुश्मन को ना सिर्फ मुंह तोड़ जवाब दिया बल्कि पूरी दुनिया ने उसको एक्नॉलेज किया कि सदर ट्रंप जो हैं उन्होंने भी कई बार इस बात को वाइट हाउस में एक्नॉलेज किया कि पाकिस्तान ने किस तरह से भारत के 7, 8, 9, 10 जो जितने भी राफेल तैयारे हैं और उनको किस तरह से मार गिराया। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने अपनी जो टेक्नोलॉजी में भी अपनी बर्तरी साबित की, जिसका और उनको भारत को जिस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया गया, पूरी दुनिया ने उसको एक्नॉलेज किया है और उसकी वजह से जो चाइना की और पाकिस्तान की जो टेक्नोलॉजी है उसकी मांग में भी दुनिया में इजाफा हुआ। और देखें फ्रांस जो राफेल तैयारे बनाने वाला है उसने भी किस तरह से अपने उसको इंडिया से वो किया कि भाई इनके पायलट्स की नालायकी थी और हमारे पायलट्स ने, क्योंकि जोश जज्बे के साथ जिस जज्बा ईमानी और जज्बा शहादत है उनमें, तो उन्होंने किस तरह से अपनी टेक्नोलॉजी को भी इस्तेमाल करते हुए अपनी बर्तरी को साबित किया वहाँ पे। डेफिनेटली हमारे फोर्सेस की बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ़ हैं जिन्होंने आगे बढ़कर इस फाइट को बहुत अच्छे से लड़ा भी सही और दुनिया में बताया भी सही कि हमने किस तरीके से कामयाबी को हासिल किया है। भले भारत मीडिया की हद तक जंग जीता हो, लेकिन फैक्ट एंड फिगर कुछ और कहते हैं और दुनिया भी इसको मानती है। अच्छा सर, ये भी मुझे थोड़ा सा बताएं कि आप टेक्नोलॉजी का जिक्र कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी में क्या ये जो साइबर वॉर थी उसका कितना अहम किरदार था जो पाकिस्तान की तरफ से लड़ी गई? जी बिल्कुल, ये तो ना सिर्फ एक रवायती जंग थी, मैंने जैसे कि कहा, ये टेक्नोलॉजी की जंग थी। इसमें साइबर जो टेक्नोलॉजी है, वारफेयर है और जो उसको हमें चीन की भी मदद हासिल है और दूसरी भी टेक्नोलॉजी हमने हासिल की हैं, उसका बहुत बड़ा अहम किरदार है। और हमारी मेरे ख्याल में पाक फ़ज़ाइया जो है इस वक्त वेल इक्विपमेंट है और पूरा इसने जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाया, बल्कि उसकी बर्तरी को भी साबित किया। क्योंकि एक टेक्नोलॉजी एक किसी आपके पास होना, मेरे पास होना, वो इतना माने नहीं रखती जिसमें उसमें महारत हासिल करना। मेरे ख्याल में हमारी पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं और हमारे जो अफवाज है उन्होंने इस टेक्नोलॉजी में महारत भी साबित की और अपनी बर्तरी उस जो टेक्नोलॉजी में महारत है उसके ज़रिए हासिल की। तो अब पूरी दुनिया इस चीज़ को, इस जो जंग थी पाकिस्तान और भारत की, जो भारत ने हमारे ऊपर नाजायज़ तौर पे जाराना हिकमत अमली अपना कर मुसल्लत की थी, पाकिस्तान ने उसका जवाबी जो जिस तरीके से, जिस अंदाज से जवाब दिया, उसको मेरे ख्याल में केस स्टडी के तौर पे भी पढ़ा जा रहा है, देखा जा रहा है। और कि भाई ये कौन सी टेक्नोलॉजी किस तरह से इस्तेमाल की गई और जो जंगी मशक़ें होती हैं और जो उसमें कोर्सेज़ होते हैं उसमें मेरे ख्याल में ये पढ़ाया जाएगा कि किस तरह से पाकिस्तान ने एक महदूद वसाइल के अंदर अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को जो है वो मुंह तोड़ जवाब दिया और उस पर अपनी बर्तरी साबित की और अपने दिफा को भी यकीनी बनाया। अच्छा सर, ये भी बताएं, क्या इस कामयाबी के बाद हमारी कोई दिफाई हिकमत अमली में कोई तब्दीली आई है? जी बिल्कुल होगी। जो चीफ मार्शल, जो हमारे फील्ड मार्शल हैं आसिम मनीर, वो मेरे ख्याल में बड़े पेशावराना तौर पर इस सारी चीज़ों को देख रहे हैं। आप देखें कि हमारे अफवाज पाकिस्तान के स्ट्रक्चरल जो उसका इंतज़ामी ढांचा है उसमें भी थोड़ी तब्दीलियाँ की गई हैं। तो इसी तरह जो फ़ज़ाइया है वो पहले से ही हमारी माशाल्लाह उसने अपनी एक बर्तरी साबित की है। तो अब उस रवायती जंगों से हट के मेरे ख्याल में पाकिस्तान की अफवाज ही उसको वो कर रही होंगी, लेकिन हमारे जो अफवाज ना सिर्फ पेशा वराना तौर पे उन्होंने अपनी बर्तरी साबित की है, बल्कि मेरे ख्याल में उनकी प्लानिंग में और उस चीज़ों में और पूरी दुनिया में ये साबित हो गया है। और उन चीज़ों को अपनाने की ज़रूरत है कि अब जो रवायती जंगें हैं उनका दौर गुजर चुका है। अब फिर जो जंगें हैं वो मेरे ख्याल में साइबर टेक्नोलॉजी और उसकी बेस पे, एयर स्पेस के ऊपर उस पर आइंदा लड़ी जाएंगी। आप अब देखें कि जिस तरह अमेरिका और ईरान की जंग हुई है, अभी तक उनकी कोई ज़मीनी लेवल पे तो कोई जंग नहीं हुई। उनकी फ़ज़ाइया और ड्रोन्स टेक्नोलॉजी और ये सारी चीज़ें मैटर करें। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान भी अपनी जो इस टेक्नोलॉजी को मज़ीद बेहतर से बेहतर करने के लिए उस पर इक़दामात अपने जारी रखे हुए हैं। नाज़रीन, कॉन्वर्सेशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अभी हम जाते हैं ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हम इससे पहले बनियान और मरसूस के ऊपर बात कर रहे थे, अभी हम बात करते हैं ज़ुहैब से। ज़ुहैब, अच्छा, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नॉन टैक्स पेड सिगरेट्स के खिलाफ मुतहर्रिक है, तो ये क्या स्टोरी है? देखिए, थैंक यू वेरी मच। इस वक्त जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है उसने रेवेन्यू जनरेट करने के लिए अब कुछ तो इक़दाम जो है वो करने हैं, क्योंकि इस वक्त जो कफ़ायत वाली मुहिम जो है वो चल रही है, उसका इम्पैक्ट जो है वो हमारे वफाकी इदारों पर भी पड़ रहा है। 60% गाड़ियाँ जो हैं वो पार्क हैं। तो जो टारगेट महाना सतह पर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो हासिल किया करता है या करता था, तो उसमें जो है वो हमें कुछ कमी जो है वो देखने में। जाहिर सी बात है कि आपका काम ही फील्ड फॉर्मेशन का है,
आपने टैक्स कलेक्शन के लिए बाहर जाना है, अगर कोई टैक्स नहीं दे रहा तो आपने इन्फोर्समेंट के लिए बाहर जाना है, तो टीमें जो हैं वो बाहर जो है वो डिप्यूट होती हैं। तो उसके लिए जो है वो अब फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को काफ़ी मुश्किलात का सामना भी जो है वो करना पड़ रहा है। लेकिन अब मैंने देखा है कि सिगरेट्स के खिलाफ चेयरमैन FBI जो राशिद महमूद लंगड़ियाल, उनकी डायरेक्शंस हैं, इवन वो कस्टम्स को भी हैं, उन्होंने जो है वो ज़िला इंतज़ामिया से भी मदद की अपील की हुई है। अब आप देखेंगे कि पीर ऑफ फोर्स हो गई या उसके साथ साथ जो ज़िला इंतज़ामिया है या एक्साइज है, वो भी अब नॉन टैक्स पेड सिगरेट्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ जो है वो कर रही है। लेकिन ये सब कार्रवाइयाँ करके रीजनल टैक्स ऑफिस मुल्तान को जो है वो जो भी माल होता है वो जमा करवाते हैं। तो इससे ये है कि एक तो उनकी हौसला शिकनी होती है जो हुकूमती ख़जाने को जो है वो नुकसान पहुँचा रहे हैं। दूसरा, जब ये सिगरेट्स तहवील में ले लेते हैं तो ये है कि या तो वो जब्त हो जाते हैं, तो उसके बाद उसकी ना ऑक्शन वगैरह कुछ नहीं की जाती। दूसरा ये है कि अगर वो उसका टैक्स पे कर देंगे तो वो वापस ले लेंगे। तो लेकिन वो इतने तो समझदार हैं कि अगर टैक्स ही पे करना है तो वो पहले ही टैक्स पे करके वो एक लीगल चीज़ को जो है उसकी प्रूफ बनाए। तो अब कस्टम जो है वो उनके लिए अगले 2 महीने काफ़ी चैलेंजिंग है। तो जब मेरे चीफ कमिश्नर साहब से भी बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि अब हमें टैक्स जनरेट करने के लिए, टैक्स कलेक्शन के लिए हमें जो है वो चैलेंजिंग सूरत हाल है। तो अब वो इसलिए जो पॉइंट ऑफ सेल्स की खिलाफ वर्जी कर रही है, सेल्स टैक्स चोरी कर रहे हैं, उस हवाले से मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ जो हैं वो जारी हैं ताकि मैक्सिमम कैपेसिटी में जो है वो टैक्स या रेवेन्यू जो है वो जनरेट किया जा सके और हुकूमती ख़जाने को जो है वो उसमें जो है वो जमा कराया जा सके। तो मुख्तलिफ कैंपेन्स रीजनल टैक्स ऑफिस मुल्तान में जो है वो जारी हैं। लेकिन इस वक्त जो बड़ी कैंपेन देखने में आ रही है वो, क्योंकि कंट्री वाइड कैंपेन है, वो सिगरेट्स के ख़िलाफ़ है। और वो ये नहीं कि आप सिगरेट्स का इस्तेमाल ना करें या ना पिएँ, आप सिगरेट जो है वो ऐसी पिएँ जो टैक्स पेड है, जिससे आपकी सिगरेट पीने से कोई हुकूमत को तो फ़ायदा हो जाए ना। तो जो ख़रीदार है वो भी जो है वही सिगरेट लेता है कि जिससे उसको भी बचत हो, और जो पीने वाला है वो महंगी सिगरेट वैसे नहीं ख़रीदना चाहता। तो मतलब कि एक उस तबके की बात कर रहे हैं, मतलब कि जो मीडियोकर है, उसने सिगरेट पीनी भी है लेकिन वो महंगी सिगरेट भी नहीं पीनी। तो FBR यही कहता है कि आप सिगरेट पिएँ, हम आपको मना नहीं करते, लेकिन आप एक ऐसी सिगरेट को इस्तेमाल करें जिससे जो है वो कौमी ख़जाने को भी जो है वो नुकसान ना हो, उसको फ़ायदा हो। तो इस वक्त ये कैंपेन जो है वो जारी है। 2 महीने ज़रा इम्पोर्टेंट है, उसके बाद फिर वो आपने जो है वो अपने सालाना गोश्तवारों की बारी आ जाएगी, तो उसमें उस कैंपेन में भी जो देंगे। इस वक्त जो इशू सबसे ज़्यादा आ रहा है वो गाड़ियों का जो पार्क होना है, जो 60% गाड़ियाँ पार्क हैं, पेट्रोल आपके पास बहुत लिमिटेड है, तो इन्फोर्समेंट भी आपने करनी है। ये तो नहीं है कि एक बंदे ने टैक्स देना तो वो खुद ही चल के जो है वो आपके दफ्तर आके बैठ जाएगा। जाहिर सी बात है कुछ इन्फोर्समेंट करनी, और हालात जो कुछ ऐसे हैं, सनअतकार भी परेशान है और ट्रेड बॉडीज़ भी परेशान है। तो टैक्स देने के लिए जो है वो बहुत सारी मुश्किलात का सामना है, क्योंकि बिज़नेस हमारे सामने है, बिज़नेस बहुत हद तक कोलैप्स कर गया है और सनअतकार भी परेशान है। अगर पावर लूम मैंने भी इसको देखा है तो पावर लूम मालकान अपने लूमें बंद करने पर मजबूर हो चुके हैं कि क्योंकि उन्होंने कहा कि हमें कुछ हुकूमत ने फैसिलिटेट किया सोलर के हवाले से, हम सोलर लगवा लें, तो उसके बाद पता चला कि पॉलिसी चेंज हो गई। तो अब ये है कि समझ नहीं आ रहा है, मतलब एक ऐलान होता है कि हम ये करने जा रहे हैं, नेपरा दूसरा अनाउंसमेंट कर देता है कि इस पर टैक्सेशन होगा या उसका लाइसेंस बनवाया जाएगा। इस वक्त हर बंदा तज़ब्ज़ब का शिकार है। जो भी सोलर लगवाना भी चाहता था तो उसको भी अलग एक टेंशन है कि कोई टैक्सेस ना लग जाए, और नेट मीटरिंग के भी एक अपना एक मैटर जो है वो चल रहा है। तो इन शॉर्ट ये कि टैक्स जो है वो इस सूरत हाल में मेरा नहीं ख्याल कोई देना चाहता है, और FBR को सिर्फ टैक्स चाहिए FBR को सिर्फ। अच्छा, पाकिस्तान में तैनात आज़रबाईजान के सफ़ीर की मुल्तान आमद हुई है, इस स्टोरी पे भी थोड़ा सी रोशनी डालें। कल आए थे एम्बेसडर खज़र फरहादो, जो कि एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के आज़रबाईजान के, और हम कल उनके साथ ही थे, तकरीबन हमारा सारा दिन जो है वो उनके साथ गुजरा, और बहुत अच्छा लगा कि क्योंकि उसकी स्टोरी कुछ ऐसे है कि मुल्तान और जो बाकू है उसका कोई आज का रिलेशन नहीं है, वो 600 साल पुराना ताल्लुक है। ये बहुत से लोगों को नहीं पता कि मुल्तान और बाकू का जो रिलेशन है, मलगानी साहब भी इसको वो करेंगे कि उसका जो रिलेशन है वो 600 साल पुराना है, और बाकू में जो है वो मुल्तानी सराय भी मौजूद है, होटल। अच्छा। तो उसको उस गवर्नमेंट ने जो है वो मुल्तानी सराय होटल को उन्होंने म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया ताकि ये सेव रहे और एक पहचान जो है वो बाकी रहे। हमारे कमिश्नर मुल्तान भी जब वहाँ गए तो उन्होंने अपनी फैमिली समेत वहाँ पर विजिट भी किया। तो अली कासिम गिलानी साहब ने जो है वो कल एम्बेसडर साहब को होस्ट किया,
फिर जो एम्बेसडर थे अज़रबैजान के खज़र फराद, वो अपनी अहलिया के साथ मुल्तान में मौजूद थे, और फिर उन्होंने जो है वो झक्करपुर के इलाके में जो सैलाब मुतासर लोग थे उनमें राशन भी जो है वो तकसीम किया। तकरीबन राउंड अबाउट कुछ 500 550 के करीब ख़ानदानों में जो है वो राशन एम्बेसडर साहब की जानिब से जो है वो तकसीम किए गए। उसके बाद फिर वो एक जगह लंच था, वहाँ पर जो है वो तशरीफ़ गए। उसके बाद कुछ मज़ारात का भी उन्होंने जो है वो दौरा किया। काफ़ी खुश भी थे कि क्योंकि मुल्तान का कनेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा है। एक और जो डेवलपिंग स्टोरी हमने वहाँ पर देखी वो ये थी कि वो जो चाहते हैं, और पाकिस्तान भी ये चाहता है कि ख़ासकर मुल्तान के जो लोग चाहते हैं कि डायरेक्ट जो फ़्लाइट है, क्योंकि लाहौर इस्लामाबाद से तो ऑलरेडी फ़्लाइट जा रही है, 3 फ़्लाइट्स इस्लामाबाद से डायरेक्ट जा रही हैं बाकू के लिए, 7 फ़्लाइट्स लाहौर से जा रही है। तो वो चाह रहे हैं कि मुल्तान से भी जो डायरेक्ट फ़्लाइट है वो बाकू के लिए जो है वो हो जाए। तो कुछ स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से भी बातचीत हुई, और उसके अलावा वीज़ा ऑन अराइवल पे भी बातचीत हुई। तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट से कि अज़रबैजान के हवाले से वो हमने कल जो है वो देखे। होप्स हो कि अच्छी खबरें जो हैं वो हमें आने वाले कुछ दिनों में डायरेक्ट फ़्लाइट के हवाले से, स्टूडेंट वीज़ा में जो इशूज़ हैं उसके सॉल्यूशन के हवाले से, और बहुत सारी और चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिलेंगी। अच्छा, मेंबर कौमी असम्बली अली मूसा गिलानी की कॉटन रिसर्च सेंटर में जिम खाना बनाने की मुखालफत, ये क्या स्टोरी है? देखिए, खबरें चल रही हैं कुछ दिनों से कि जिम खाना है वो बनाया जा रहा है मुल्तान में। जाहिर सी बात है कि जिम खाना कोई आम आवाम के लिए तो होगा नहीं, ना हमारे लिए होगा, ना मलगानी साहब के लिए होगा। अच्छा, होगा भी सही तो सिफारिश की बुनियाद पे हम भी कोई शाम को चाय कि उसमें बैठ जाएंगे वहाँ पे। लेकिन बुनियादी तौर पे कि ये कोई छोटा मंसूबा नहीं है, ये एक बड़ा मंसूबा है। अच्छा, इसकी मुखालफत भी ना हम करेंगे ना कोई और करेगा, लेकिन मुखालफत लोकेशन की जा रही है कि आप कम से कम एक ऐसी जगह पे उसको बना दें जिसकी इतनी वैल्यू ना हो। अब देखिए ना कितनी इम्पोर्टेंट प्लेस है कॉटन रिसर्च सेंटर। इस वक्त हमें कॉटन को एक्सपोर्ट करना है, लेकिन हम इंपोर्ट कर रहे हैं कॉटन। तो कॉटन तो पाकिस्तान के लिए गोल्ड है, सोना है, सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। तो हमें तो अपनी कॉटन को एक्सपोर्ट करना है, लेकिन इस वक्त बदकिस्मती से हम उसको इंपोर्ट कर रहे हैं। तो बजाय अब फिर आप रिसर्च को बढ़ाएं, उसकी तहकीकात को बढ़ाएं, लेकिन बदकिस्मती से हमारे पास साइंटिस्ट मौजूद नहीं है, हमारे पास चीज़ों की बहुत ज़्यादा कमी है। तो हमें उस पर बजाय इन्वेस्ट करने के हम उसकी ज़मीन को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, मतलब एक ऐसे पर्पज़ के लिए कि उसके लिए आप और भी जगह जो है वो देख सकते हैं। आप ऐड मोहम्मद वाला रोड की तरफ देखिए, कोई और बहुत सी जगह है जहाँ पर जिम खाना जो है बनाया जाता है। तो फिर मैंने अली मूसा गिलानी साहब से इंटरव्यू भी किया, क्योंकि उनके हल्के में ये आता है। अच्छा, उससे पहले यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तब भी उन्होंने ज़मीन भी मुख्तस की थी, लेकिन वो नहीं बन सका था। ज़मीन मुख्तस हो गई थी, लेकिन वो नहीं बन सका था, उनके दौर की बात है। तो उन्होंने कहा था कि जिम खाना मुल्तान में होना चाहिए, बाकी जगहों पे भी है, मुल्तान में भी होना चाहिए, लाहौर में है, रावलपिंडी में, मुल्तान में भी होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हम मुखालफत करते हैं, यहाँ पर नहीं होना चाहिए, बल्कि आप इसको इन्वेस्ट करें यहाँ पे। और कमिश्नर मुल्तान साहब से उन्होंने दरख्वास्त की कि ऐसी जगह पे बनाया जाए जिस कोई वो प्राइम लोकेशन ना हो, जहाँ पर आपको अगर इतनी वसी जगह चाहिए भी सही, तो वो जगह जो है वो इतनी इम्पोर्टेंट ना हो, आप बनाएं, तो हमें उससे कोई इतराज़ नहीं है। हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है। नाज़रीन, कॉन्वर्सेशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अभी हम जाते हैं ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इससे पहले हम बात कर रहे थे कॉटन रिसर्च सेंटर के ऊपर जो जिम खाना बन रहा है। अभी हम थोड़ी सी बात करते हैं बनियान और मरसूस के ऊपर भी। सर, अच्छा, मुझे ये भी बताएं कि जो मीडिया की इस कामयाबी को उजागर करने में किरदार अदा किया है मीडिया ने, वो किस तरह से था? जो पाकिस्तानी मीडिया का था और इंडियन मीडिया का था, उसको भी थोड़ा सा ब्रीफली बताएं। और दूसरा ये कि एक इंडियन मीडिया में ये ऑब्सेशन भी नज़र आता है, वो अपनी बातों की हद तक बहुत सी जंगें जीत भी जाते हैं, बहुत से त्यारे गिराव, जैसे कि आपने पहले भी जिक्र किया है कि मुल्तान के साथ उन्होंने पोर्ट बना दी और पता नहीं क्या से क्या। तो सर, इस तरह की जो गुमराहकुन रिपोर्टिंग थी वो इंडिया के लिए ही नुकसानदेह नहीं साबित हुई? जी बिल्कुल, इंडिया के लिए इसका सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि सिर्फ इंडिया में नहीं हुआ, पाकिस्तान में नहीं हुआ, पूरी आलमी सतह पर उसका मजाक उड़ाया गया और उसको मॉनिटर किया गया कि किस तरह एक गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग की गई वहाँ पे, और एक जंगी माहौल को बढ़ावा दिया गया। जबकि पाकिस्तान पे अगर मुकाबले में देखा जाए तो यहाँ इंतहाई जिम्मेदाराना हमारे नेशनल मीडिया ने रिपोर्टिंग की,
बिल्कुल एक जंगी माहौल जो था उसको, यानी कि अवाम में भी आप देखें ना, एक तो एक आपकी अफवाज में भी गुमो गुस्सा पाया जा रहा होता है, या वो तो अपनी बॉर्डर पे अपना डिफेंस को यकीनी बना रही होती हैं, लेकिन पीछे एक अवाम जो है वो उसमें यकजहती का जज्बा पैदा करना, मेरे ख्याल में पाकिस्तानी मीडिया ने, नेशनल मीडिया ने उसमें इंतहाई अहम किरदार था उसका, कि उन्होंने अपनी ज़िम्मेदाराना रिपोर्टिंग के ज़रिए जो है सिर्फ हक़ाइक़ को बयान किया, तो और हमारी जो कौम है उसमें जो जज्बा वतनी है और उसको उजागर किया, ना सिर्फ बल्कि उनको एक बिल्कुल जो हक़ाइक़ हैं उनसे आगाह किया, जो एक मीडिया का मेरे ख्याल में बुनियादी फ़र्ज़ है कि हक़ाइक़ के ऊपर रिपोर्टिंग की जाए, मफरूज़ों पे बात ना की जाए और आवाम को और दुनिया को जो है मिसलीड और मिसगाइड ना किया जाए। तो मेरे ख्याल में पूरी दुनिया ने इस चीज़ को देखा और मॉनिटर किया, और जो इंडिया का जो मीडिया है मेरे ख्याल में वो तमस्कर का निशाना बना इस पूरे इशू के ऊपर, और दुनिया ने पाकिस्तान के मीडिया को फोकस किया। जब आप इस तरह की मिस रिपोर्टिंग करेंगे तो अपना ट्रस्ट, दुनिया आप पे एतमाद जो है वो आप लूज़ करेंगे, और जो क्रेडिबल चैनल्स हैं जो पूरी दुनिया है वो फिर सिर्फ जब उनको कोई रिलायबल कोई सोर्स या स्टोरी चाहिए होगी या उसको कंफर्म करना होगा, तो वो उसी फोरम को जो जिनके ज़िम्मेदाराना रिपोर्टिंग की जो तारीख होगी या उनकी बेस होगी उससे ही वो रुजू करेंगे। तो मेरे ख्याल में इंडिया ने अपना इस इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना जो वो इमेज है उसको पूरी दुनिया में उनका उजागर हुआ, और उससे पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस और जो इमेज है वो बहुत बेहतर हुआ। उसको सफारती सतह पे भी जो है पाकिस्तान को इसमें मेरे ख्याल में बहुत बड़ी कामयाबी हुई कि पूरी, ना सिर्फ पूरी दुनिया ने इसको एक्नॉलेज किया पाकिस्तान की इस कामयाबी को, बल्कि जिस तरह से हमारे नेशनल मीडिया ने और पूरे रीजनल मीडिया जितने भी हैं उनने जो किरदार अदा किया, मेरे ख्याल में वो काबिल तारीफ़ है। अच्छा सर, हमने मीडिया की तो बात की, अब हम थोड़ी सी अपनी क़यादत की भी बात करते हैं। जो हमारी क़यादत है उसने क्या इस कामयाबी को सही तरीके से आगे बढ़ाया है? जी बिल्कुल, हमारे जो एक इतनी बड़ी अचीवमेंट है कि मेरे ख्याल में इसको जितना कम बयान किया जाए वो कम है, उसको उसको सेलिब्रेट किया जाए वो कम है। तो मेरे ख्याल में उस लास्ट ईयर भी हमने इसको यौम तशक्कर मनाया इस कामयाबी के बाद। अब जो ये 7 से लेकर 10 मई जो आ रहा है, तो ये इन्हीं दिनों में जो ऑपरेशन बिनान मरसूस था जो हमें इंडिया की जानिब से इस जंग में धकेला गया था, और पाकिस्तान ने उसका भरपूर जवाब दिया, बल्कि मुंह तोड़ जवाब दिया कि आप दुश्मन जो है 100 बार सोचेगा क्योंकि इस किस्म की कोई हरकत करने के बारे में। तो मेरे ख्याल में इसको पाकिस्तानी कौम को और मीडिया को सबको सेलिब्रेट करना चाहिए। हमारे लिए खुशी का एक दिन है कि हमने अपने दुश्मन को एक मुंह तोड़ जवाब दिया। यौम तशक्कर के तौर पे भी मनाना चाहिए, इसको सेलिब्रेट भी करना चाहिए, जिस तरह हम बाकी अपने दिन नेशनल डिफेंस डे और उस तरह से उनको सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि ये तजदीद अहद के दिन होते हैं। तो अपनी कौम को बताना चाहिए कि ये अपने बच्चों को, नई नस्ल को इससे आगाह करना चाहिए कि ये कितना एक तारीख़ी दिन है जिसमें पाकिस्तान ने अपना पूरी दुनिया में एक लोहा मनवाया और अपने एक पॉजिटिव इमेज को और एक उसको अपनी जो सालमियत है उसको यकीनी बनाया और उसको साबित किया अपनी बर्तरी को। तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी पाकिस्तान की कामयाबी है, इसको सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। बहुत बड़ी पाकिस्तान की कामयाबी और इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो आने वाली जनरेशन्स हैं उनको भी पता चले कि हमारी ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है। और सर दूसरा ये भी बताएं, जो नौजवान नस्ल है इस फतह से उसको क्या पैगाम मिलता है? जी बिल्कुल, ये इसमें यही है कि चाहे हम नौजवान नस्ल है उसको ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि आपका दुश्मन आपसे चाहे जितना बड़ा ताकतवर हो और चाहे रकबे के हिसाब से या उसकी अददी बर्तरी के हिसाब से, तो उससे आपको घबराना नहीं चाहिए, बल्कि आप अपनी प्रोफेशनलिज्म, अपनी टेक्नोलॉजी में जो एडवांसमेंट है और अपने जज्बे, मेरे ख्याल में कोई भी चीज़ जो है वो नामुमकिन नहीं रहती आपके लिए अचीव करना। तो जिस तरह पाकिस्तान ने साबित किया कि अपने से कई गुना बड़े जो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया, जो ना सिर्फ हमसे अददी बर्तरी में भी और अपनी जो जंगी उसमें साजो सामान था उसमें कई गुना उसकी ज़्यादा उसकी बर्तरी थी, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी कम महदूद मसाइल के बावजूद टेक्नोलॉजी में अपनी जो बर्तरी और जो दिफा में और जज्बा ईमानी के तहत अपनी जो बर्तरी साबित की है, मेरे ख्याल में ये नौजवानों के लिए मैसेज है कि कोई भी चीज़ जो है वो नामुमकिन नहीं है। कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। हमारी फोर्सेस डेफिनेटली काबिले तारीफ़ हैं जो उन्होंने किरदार अदा किया है। अभी हम जाते हैं ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। अब थोड़ी सी नीलामी पर बात करते हैं। कस्टम एयरपोर्ट पर पहली बार नीलामी की तकरीब हुई। ज़ुहैब, ये क्या स्टोरी है, इसके ऊपर भी थोड़ा सा बताएं। अच्छा देखिए, कस्टम इन्फोर्समेंट में तो पहले नीलामी होती है, मतलब कि यहाँ पर जो डीसी साहब हैं जवादुल हसन साहब, वो यहाँ पर ऑक्शन तो करवाते हैं, लेकिन जो कस्टम एयरपोर्ट है वहाँ पर मतलब कि इस तरह की एक्टिविटी नहीं होती थी। और इस टाइम फर्स्ट टाइम जो है वो कस्टम एयरपोर्ट पर जो है वो हमने मुल्तान एयरपोर्ट पर ऑक्शन की एक्टिविटी जो है वो देखी है, जिससे जो है वो 6 मिलियन जो है वो रेवेन्यू जो है वो वहाँ से जो है वो जनरेट हुआ है। और ये जो नीलामी है उसमें मुख्तलिफ सामान जो है वो शामिल था। उसमें लैपटॉप्स थे, उसमें जो है वो आईफोन्स थे, आईफोन 15, आईफोन 15 प्रो मैक्स, और उसके साथ साथ 12, 13 इस तरह की जो सीरीज़ थी वो भी उस ऑप्शन में शामिल थी। शैम्पू हो गए, क्रीम्स हो गए, चॉकलेट्स हो गई, इस तरह की और भी खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो शामिल थी। लैपटॉप्स वगैरह, एसेसरीज़ जो हैं वो शामिल थी। तो ये ऑक्शन जो है वो कस्टम एयरपोर्ट पे हुई। और अच्छी बात ये थी कि उसमें जो बिडर्स थी उसकी एक बड़ी तादाद जो है वो मौजूद थी वहाँ पर। मतलब कि ऑक्शन में कोई भी पार्टिसिपेट जो है वो कर सकता है। आपके पास आपकी जो शनाख्ती कार्ड है वो वहाँ पर होना जो है वो ज़रूरी है। राबिया इफ़त साहिब है वहाँ पर ADC, तो उनकी हदायत पर ये ऑक्शन जो है वो हुई है। जबकि सरदार हमज़ा बशारत साहब जो AC हैं वहाँ पर, उन्होंने जो है ये ऑक्शन कराई है और वहाँ पर जो है वो लोगों ने चीज़ें जो हैं वो परचेज़ की हैं और एक अच्छा रेवेन्यू जो है वो जनरेट हुआ है। उसके साथ साथ जो कस्टम एयरपोर्ट है वो मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ और भी जो है वो कर रहा है। अप्रैल के महीने में कस्टम एयरपोर्ट पर बड़ी अच्छी कार्रवाइयाँ जो हैं वो की गई हैं। वहाँ से जो मोबाइल फ़ोन्स जो लोग स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे, या अगर हम सिल्वर की बात करें, गोल्ड की बात करें, या इसके अलावा ऐसी वो चीज़ें करेंसी स्मगलिंग जो मुलविस थे, उन पर जो है वो कस्टम एयरपोर्ट पर जो है वो कार्रवाइयाँ की गई हैं। तो बहुत सी कार्रवाइयाँ जो हैं वो एयरपोर्ट पर जो है वो की जा रही है। मकसद जो एक है कि जो एयरपोर्ट पर जो स्मगलिंग का जो सिलसिला था जो जारी था उसको जो है वो रोकना है। तो वो अब हमने देखा है कि स्मगलिंग ख़त्म नहीं हुई, लेकिन जो है वो कम हो गई है, और उम्मीद है कि ये कमी जो है वो रहेगी। और जो इस वक्त मुतलका इस वक्त इसी सरदार साहब हमज़ा बशारत साहब मौजूद हैं, या राबिया इफ़त साहिब हैं, तो आई थिंक कि ये बेहतर काम करेंगे और कर भी रहे हैं कि स्मगलिंग के हवाले से। और अच्छा, ना सिर्फ स्मगलिंग के हवाले से कार्रवाई करें बल्कि लोगों को फैसिलिटेट भी किया जा रहा है। मतलब कि आप पहले होता है ना कि आपको बिला वजह तंग किया जाता है कि अच्छा आप इतनी करेंसी नहीं लेके जा सकते, उस हवाले से भी अवेयरनेस जो है वो हमने देखी है कि लोगों को दी जा रही है कि आप इतनी करेंसी जो है, इतने अमेरिकन डॉलर्स आप लेके जा सकते हैं और ये चीज़ें अलाउड नहीं है, ये चीज़ आप लेके जा सकते हैं। तो इस पर क्योंकि बाज़ दफ़ा जब कोई ट्रैवल करता है साउथ से, जहाँ से क्योंकि इतने एजुकेटेड नहीं होते, तो जो एजेंट उनको भेज रहा होता है वो कुछ सामान उनके साथ रख के भेज देता है, वो बेचारे वहाँ पर फंस जाते हैं। उनको नहीं पता होता कि ये चीज़ लेके जाने, या कुछ लोग उम्रे पे जा रहे होते हैं तो जालसाजी से जो एजेंट है उनको फंसा देता है। तो इस तरह की भी अवेयरनेस वहाँ पर कस्टम जो है वो एयरपोर्ट पर दे रहा है। अच्छा ज़ुहैब, ये भी बताएं थोड़ा सा कि जो निजी स्टॉल्स हैं वहाँ पर 3800 रुपये फ़ी मन गंदम जो है वो हो रही है, फ़रोख्त हो रही है, तो इंतज़ामिया इस पर खामोश है। तो इस स्टोरी पे भी थोड़ी सी रोशनी डालें। देखें, जो हुकूमत ने रेट मुकर्रर किया है गंदम का, वो फ़ी मन 3500 रुपये जो है वो मुकर्रर किया गया। लेकिन आप मुल्तान शहर में देखेंगे मुख्तलिफ़ किस्म के स्टॉल्स लगे हुए हैं। आप रज़ाबाद देख रहे हैं, आप मदनी चौक के पास देख रहे हैं, आप एक्साइज रोड पर देख रहे हैं, तो मुख्तलिफ़ जगहों पे लोगों ने जो है वो अपने स्टॉल्स बनाए हुए हैं। वो निजी स्टॉल्स हैं, वो कोई वहाँ पर फ़रोख्त की जा रही, लोग ले लेते हैं वहाँ से गंदम वगैरह भी। लेकिन एक चीज़ जो रेट्स है वहाँ पर 3800 रुपये फ़ी मन उनकी जानिब से रेट रखा गया। अच्छा, जब हम उनसे पूछा कि ये 3800 क्यों है, तो वो फिर बताते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन है, हमने जहाँ से लेकर आनी है उसका हमें ट्रांसपोर्टेशन थोड़ी सी उसकी कॉस्ट बहुत महंगी पड़ती है। उसके साथ साथ जो स्टॉक कर रहा है गंदम, क्योंकि हमें जो स्टॉकिस्ट है उसकी वजह से भी गंदम का रेट जो है वो महंगा हो गया। तो ज़िला इंतज़ामिया को चाहिए कि ऐसे स्टॉकिस्ट के खिलाफ जो स्टॉक कर रहा है, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहा है, उनके खिलाफ एक्शन लें। तो अगर उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा तो मेरे ख्याल में जो 3800 रुपये का रेट है, तो अगर कॉस्ट बढ़ा भी दे पेट्रोल के वाले से, तो 3600 या 3550 हो जाना चाहिए। लेकिन अगर वो स्टॉकिस्ट के खिलाफ कार्रवाई करें तो आई थिंक सो कि ये कीमत जो है वो कम हो जाएगी। और आम आवाम जिन्होंने पूरा साल पैसे जमा करते हैं कि वो गंदम खरीदेंगे, क्योंकि गंदम तो एक लाजमी जुज़ है, आपने खाना तो खाना ही है ना। तो लोग, बहुत से फैमिलीज ऐसी होते हैं कि जो सारा साल पैसे जमा करते हैं कि वो गंदम खरीदेंगे ताकि उनका पूरा साल जो है वो ज़रा सुकून से गुजर जाए, उनको कम से कम घर में जो है वो 2 वक्त की रोटी खाने में जो है वो कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े। क्योंकि इससे जो रेलिवेंट चीज़ें हैं, जो गैस अगर कोई परचेज़ करता है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे गैस के भी इशूज़ चल रहे हैं, उनकी टाइमिंग्स के इशूज़ होते हैं। उसके साथ अगर किसी ने सिलेंडर भरवाना तो वो आपके सामने उसकी कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, ओगरा ने बढ़ाई हुई हैं।
तो बहुत सारी चीज़ें, लोग बहुत सारी मुश्किलात का शिकार हैं। तो हुकूमत को चाहिए, पंजाब गवर्नमेंट तो पहले अच्छा काम कर रही है, उनको मज़ीद चाहिए कि जो रिलीफ अगर वो फराहम करे तो वो बराह रास्त आवाम तक भी पहुँचना चाहिए। अच्छा, फरहान से भी थोड़ी सी बात करते हैं। फरहान, अवाम इस दिन को किस अंदाज में जो है याद करना ये, और दूसरा ये कि कौमी शऊर भी बढ़े इससे? जी बिल्कुल, ये कौमी सतह पे हमें इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। मेरे ख्याल में जो ताजर तंजीमें हैं, हमारी ताजर हैं और आवाम है और पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनकी जानिब से ये जो ऑपरेशन है उसको बिनान मरसूस, उसको यौम तशक्कर के तौर पे इसको मनाया जाना चाहिए। हुकूमत को मेरे ख्याल में ये कौमी सतह एक डे जो उसको अनाउंस करना चाहिए, और ताकि आवाम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और पुरजोश अंदाज में इसको सेलिब्रेट करें, क्योंकि ये हमारा तारीख़ी दिन है, एक बड़ा कामयाबी का दिन है और पूरी दुनिया पे इसका असर पड़ा है और उन्होंने इसको एक्नॉलेज किया है। तो मेरे ख्याल में तमाम तंजीमों को और ताजरों को और इन सारों हमारी पूरी कौम को इसको भरपूर अंदाज में सेलिब्रेट करना चाहिए, ताकि एक दुनिया को मैसेज जाए और हम आप बता सकें कि हम एक भरपूर ज़िंदा कौम हैं और हमारा जो अज़म है और जो जज्बा है वो अभी भी कायम है। और उसमें अगर हमारे दुश्मन की जानिब से किसी किस्म की भी कोई कार्रवाई की जाती है तो उसका हम पूरी कौम जो है वो भरपूर अंदाज में इसको जवाब देने के लिए तैयार है। अच्छा सर, ये भी थोड़ा सा बता दें कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान को कौन से चैलेंजेस का सामना? जी, पाकिस्तान इस वक्त माशाल्लाह सफारती सतह पे बहुत ज़्यादा अच्छी कामयाबी और बड़े अच्छे विजन के साथ जा रहा है और पूरी दुनिया इसको एक्नॉलेज कर रही है, क्योंकि आलमी सतह पे, क्योंकि इस वक्त देखा जाए तो ईरान और अमेरिका की जो जंग है वही इस वक्त एक डिस्कशन है उसके ऊपर हर जगह पे पूरी दुनिया में उसके असरात हैं, माशी असरात दुनिया पे मुरतब हो रहे हैं। हमारे यहाँ देखें उसका इम्पेक्ट देखें कि पेट्रोल और महंगाई का जो एक तूफ़ान आया है, तो उस सिर्फ जंग उस खित्ते में महदूद नहीं है बल्कि पूरी दुनिया पे उसके इम्पैक्ट्स हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का जो किरदार है उसको सराहा जा रहा है और उसमें पाकिस्तान अपनी काविशें जारी रखे हुए। फरहान मलगानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। ज़ुहैब बुखारी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, अभी हम जाते हैं ब्रेक पर, ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने नए मेहमानों का आपसे तारुफ करवाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इससे पहले हम बात कर रहे थे बनियानुल मरसूस के ऊपर, अभी हम बात करेंगे थोड़ा सा डिप्रेशन के ऊपर। जो वालिदैन होते हैं या बच्चे होते हैं, ख़ासकर वालिदैन ऐसे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं जिसमें वो सम टाइम अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा अब्यूज़िव लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा डांटते हैं, हर बात पे चिड़चिड़ापन होता है। और बहुत एक्सट्रीम कंडीशन ये कि बहुत सारी स्टोरीज़ ऐसी देखने को मिलती हैं कि वो अपने बच्चों का मर्डर भी कर देते हैं अनफॉर्चुनेटली। और वालिदैन एक ऐसा सेफ़ स्पेस होती है कि बच्चे जितना बाहर बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन वालिदैन एक ऐसे दोस्त होते हैं जिनके साथ तमाम बातें बच्चे शेयर भी करते हैं, डिस्कस भी करते हैं। और कभी कभी इख्तलाफ भी हो जाता है। इख्तलाफ का हर किसी ये मतलब नहीं होता कि बच्चे अपने वालिदैन से मोहब्बत नहीं करते या वालिदैन बच्चों से मोहब्बत नहीं करते। इख्तलाफ एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और उसका वे आउट कोई निकालना चाहिए। कभी भी किसी एक्सट्रीम कंडीशन की तरफ नहीं जाना चाहिए। आज हम इन्हीं वजूहात पे, टेंशन्स पे बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सैयद मुजफ्फर हुसैन, साइकोलॉजिस्ट हैं। सर, वेलकम करते हैं आपको शो में। जी, थैंक यू सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। उसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं सफ़िया मुबीन, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। मैडम, वेलकम करते हैं आपको शो में। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा सर, सबसे पहले ये बताएं कि ऐसे वाक़यात जो होते हैं, वालिदैन किस ज़हनी कैफियत से गुज़र रहे होते हैं कि वो इतने एक्सट्रीम स्टेप्स ले लेते हैं अपने बच्चों के हवाले से? एक्सट्रीम स्टेप से क्या मुराद है कि आप मारपीट करना है? मारपीट करते हैं, अब्यूज़िव लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, और ख़ासकर ये देखने को मिलता है कि बच्चे जब इख्तलाफ करते हैं अपने वालिदैन से, आजकल वालिदैन एक होता है ना कि उनमें आता है कि हम शायद बड़े हैं, हमें डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले तो इस चीज़ को देखना चाहिए कि वालिदैन इख्तलाफ को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे आजकल। देखिए, इसमें जो आपका पहला सवाल है कि वालिदैन अपने बच्चों को मारपीट क्यों करते हैं, उसमें जो सबसे बड़ी बात है, मैं समझता हूँ कि एक पेरेंटिंग स्टाइल है कि वालिदैन अपने आप को इस नहज पे ले आते हैं कि जहाँ पे उनका जो एग्रेशन है या उनका गुस्सा है उनके कंट्रोल में नहीं रहता, और फिर वो उस गुस्से का रिवेंज है या उसका जो अल्टरनेट है उनके पास एक ही होता है कि वो अपने बच्चों पे अपना गुस्सा निकाल लें। इसमें 2-3 वजूहात हैं, यानी कि ये मारना कोई आम बात नहीं है। सबसे पहले तो ये है कि अगर इसमें दो वालिदैन में 2 फ़र्द हैं, एक मर्द है एक औरत है,
इसमें यह है कि अगर कोई शख्स अपने बेटे को बेटी को मारता है तो इसकी सबसे पहली वजह ये हो सकती है कि वो अनवांटेड चाइल्ड है। बच्चियां जो हैं वो बाज़ औक़ात बच्चा नहीं चाह रही होती, या ख़वातीन की या मर्दों की पसंद की शादी नहीं होती, तो पसंद की शादी ना होने के बाद जो बच्चा आएगा वो अनवांटेड चाइल्ड है। बाज़ औक़ात लड़की उस मर्द से बच्चा नहीं करना चाह रही होती, ये भी अनवांटेड चाइल्ड है। इसमें वो जो ममता का एहसास है उसके साथ वो इंडल्ज नहीं हो पाता। शौहर जो है वो अपनी बीवी को पसंद नहीं करता, ज़बरदस्ती की शादी है, तो वो उन बच्चों के साथ उस तरीके से इंटीग्रेशन उनकी हो नहीं पाती। इसी तरीके से अगर मुआशी दबाव है तो मुआशी दबाव में इंसान ज़हनी तौर पर मफलूज हो जाता है। आप ये देखें कि पेट्रोल की कीमत दिन ब दिन बढ़ रही है, और आज से नहीं, ये आप देखें कि 30-35 सालों से मुसलसल बढ़ रही है। महंगाई 30-35 सालों से मुसलसल बढ़ रही है। लोगों के पास घरों में रहने के लिए जगह कम पड़ रही हैं। लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो नए घर खरीद पाएँ। लोग किराए अफोर्ड नहीं कर रहे, लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही, लोगों के कारोबार सेटल नहीं हो पा रहे। तो ये सारे मसाइल, इसका कहीं ना कहीं आउटकम्स आएगा। अच्छा, ये भी देखने को मिलता है कि जो फर्स्ट चाइल्ड होता है, आप कह रहे हैं कि अनवांटेड किड हो सकता है वो, लेकिन बाज़ दफ़ा बहुत मनतों मुरादों से बच्चा वो पैदा होता है, पहला बच्चा होता है, फैमिली का पहला बच्चा होता है, उसको काफ़ी फैमिली की जानिब से बहुत ज़्यादा टेंशन मिल रही होती है, लेकिन समटाइम ये देखने को मिलता है कि जो फादर फिगर है उसकी तरफ से बहुत ज़्यादा तनकीद, गुस्सा, चिड़चिड़ापन और उसको डांटना ये भी नज़र आता है। अनवांटेड किड भी नहीं होता उसके बावजूद। देखिए, इसमें ये देखना पड़ेगा कि उसके क्या महरक़ात हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बात यह है कि बाज़ औक़ात ये है कि इंसान अपने बेटे को वो मोहब्बत इसलिए नहीं दे पा रहा होता कि उसको अपने वाले से मोहब्बत नहीं मिली होती, यानी कि उसने सीखा ही नहीं है मोहब्बत करना। बेसिकली मोहब्बत करना भी एक फ़न है। अगर आप मोहब्बत करना नहीं आती आपको, तो आप अपने लाइफ स्टाइल को या अपने रिलेशनशिप को नहीं चला सकते। मोहब्बत कुर्बानी मांगती है, मोहब्बत एहसास मांगती है, मोहब्बत टाइम मांगती है, मोहब्बत पैसा मांगती है, मोहब्बत जज्बा मांगती है। तो ये सारी चीज़ें एक आदमी ने करनी होती हैं टुवर्ड्स हिज चाइल्ड। तो अगर उसने अपने वालिद से मोहब्बत सीखी ही नहीं है, अपनी माँ से मोहब्बत सीखी नहीं है, अपने बहन भाइयों से मोहब्बत सीखी नहीं है, अपने चचा ताया फूफो खाला इन रिलेशन से मोहब्बत सीखी नहीं है कि बच्चे को कैसे पैम्पर किया जाता है, बच्चे को कैसे मोहब्बत की जाती है, कैसे प्रोटोकॉल दिया जाता है, उसने सीखा ही नहीं है, तो आप उससे कैसे तवक्को करेंगे कि वो अपने बच्चे को वैसे प्रोटोकॉल दे। ये कमी है हमारे सोसाइटी की। अच्छा सर, ये भी थोड़ा सा बताएं, अक्सर औकात सोसाइटी में ये भी देखने को मिलता है, ऐसा नहीं है कि जो फादर फिगर हैं वो कोई बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते, फाइनेंशियल सपोर्ट भी दे रहे होते हैं और हर तरह की सपोर्ट जैसे उनको बच्चों को चाहिए होती है, घर में जो भी उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं वो भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद उनमें चिड़चिड़ापन होता है, वो गुस्सा करते हैं। ऐसा नहीं है कि सेक्रीफाइस नहीं करते, सेक्रीफाइस भी करते हैं बच्चों के लिए, उनको जिस हद तक मुमकिन होती है हेल्प प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उनके जो एब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है, मारपीट भी साथ साथ होती है। आपने अपने सवाल का आधा जवाब खुद दिया है। अच्छा, कि आदमी हर चीज पूरी कर रहा है, हाँ, तो आदमी तवक्को ये करता है कि उसके फैमिली मेंबर उसकी रिक्वायरमेंट भी पूरी करें। जब वो कोई काम कहता है, कोई बात कहता है, तो उसे रिफ्यूज कर दिया जाता है, वो पूरी फैमिली की बातें पूरी कर रहा है, तो चिड़चिड़ापन तो आएगा कि आप एक आदमी से खाने पीने की चीजें ले रही हैं, स्कूल की चीजें ले रही हैं, बाप ने कहा कि बेटा पानी पिला दे, तो 10 साल का 5 साल का बच्चा है, 10 साल का 8 साल का 15 साल का बच्चा है और अपने बाप को पानी नहीं पिलाता, तो बाप को एहसास तो होता होगा ना कि मैं धूप में पसीने बहा के कमा के मेहनत से कमा के पैसे लाता हूँ और मैं बीवी को देता हूँ। बीवी कहना नहीं मानती। आज ये एक जगह का हिस्सा नहीं है, बीवी भी तो उसका कहना नहीं मान रही। बीवी की नाजायज फरमाइशें, बेजा फरमाइशें, बहुत ज़्यादा आइसोलेट करना। आजकल ये जो जेंजी है ये अपने शौहर को आइसोलेट करती है, उसमें शौहर आइसोलेट तो हो जाता है बीवी के कहने से ज़बरदस्ती, लेकिन उसका कहीं ना कहीं आउटकम बाहर आएगा।
वो जो 20, 25, 30 साल की एफिलिएशन है माँ से, बाप से, बहन से, भाई से, बीवी ने आके एकदम तोड़ ली कि नहीं बस अब मैं आ गई हूँ, मैं सारा कुछ घर बार छोड़ के आई हूँ, तो अब आप मेरे हैं और मैं आपकी हूँ, ठीक हो गया। लेकिन वो जो पुरानी एफिलिएशंस हैं इस मर्द की, वो कहाँ लेके जाएंगे आप? और फिर बाज़ औक़ात ये होता है कि औरत और बच्चा शौहर की तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरे, मर्द की तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरे, जिसकी वजह से वो चिड़चिड़ेपन का शिकार। चिड़चिड़ेपन की एक ही रीज़न है कि आपने कोई बात कही, आपको वो बात पूरी ना हुई, आपको अकोमोडेट नहीं किया गया, आपको एक्नॉलेज नहीं किया गया, आपकी तारीफ ही कर दी जाए तो आदमी रिलैक्स हो जाता है कि यार मेरी जितनी मैंने एफर्ट किए हैं इसको एक्नॉलेज कर लिया गया। तो ये ना आप कहीं ये भी होता है कि इख्तलाफ जो है वो कभी कभी बहुत बड़े बड़े, जैसे आप तो पानी का जिक्र कर रहे हैं ना कि पानी नहीं पिलाया या कुछ इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें हो गई, बहुत बड़े बड़े डिसीजंस पे बच्चों के साथ इख्तलाफ होता है। एक छोटी सी हम एग्जांपल ले लेते हैं कि बच्चे कहीं पे शादी करना चाहते हैं तो वालिद का इख्तलाफ होता है उसके ऊपर, और बच्चों की भी जाहिर सी बात है बच्चे एग्री नहीं कर रहे होते। तो सर ये सिचुएशन किस तरह से फिर बच्चे हैंडल करें और वालिद हैंडल करें, क्योंकि ये भी तो एक क्रिटिकल सिचुएशन है इसमें से निकलना, और दोनों तरफ से जेन्युइन कंसर्न्स हैं। देखिए इसमें जो मैं समझता हूँ कि एक बच्ची जिसने ये कहा, लड़की ने ये कहा कि मैंने यहाँ शादी करनी है, या लड़का उसने ये कहा है मैंने शादी यहाँ करनी है, आप इसका ज़रा बैकग्राउंड चेक करेंगे ना तो ये यूनिवर्सिटी का मामला होगा या कॉलेज का मामला होगा। और ये आम तौर पे जो अफेयर्स बनते हैं, मोहब्बत के ताल्लुकात बनते हैं, ये पहले सेमेस्टर से शुरू होते हैं, दूसरे सेमेस्टर में ये अपनी पीक पे पहुंचना शुरू हो जाते हैं। तो चौथे पाँचवें सेमेस्टर तक बच्चा बच्ची आपस में मिलना मिलाना शुरू हो जाते हैं। इसमें बहुत सारे बच्चे हैं जो फिजिकल हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो इमोशनली अटैच हो जाते हैं। इनका हल सोल्यूशन ये है कि ये अब शादी की तरफ मूव करेंगे। अब यही बच्चा, ये बच्ची जो एक लड़का लड़की से 3 महीने का मिला हुआ है, 4 महीने का मिला हुआ है, और वो अपने माँ बाप को अब ये कह रहा है कि मैं जिस फर्द को या जिस लड़के को या जिस लड़की को मैंने 3 महीने में, और 3 महीने में मिलता भी कितने टाइम में, सुबह 9 से लेकर 3 बजे तक, 4 बजे तक, उसके बाद तो दोनों अपने अपने घरों चले जाते हैं। तो इतने टाइम में आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये लड़का या लड़की पूरी ज़िंदगी के लिए सूटेबल है? तो वालिदैन जो है वो बहुत सारे एस्पेक्ट देखते हैं, वो ज़ात बिरादरी देखते हैं, वो अपने कुफ को देखते हैं कि हमारा जो लाइफस्टाइल है, इनका लाइफस्टाइल कैसा है, फिर वो अब बच्चे का फ्यूचर देखते हैं, लड़की वाले भी अपनी लड़की का फ्यूचर देखते हैं। उन्हें इससे कोई गरज मतलब नहीं कि ये लड़की हमारी बेटी जो 2 महीने की एफिलिएशन के साथ खड़ी है और ये मजबूर कर रही है कि हमने यहाँ शादी करनी है तो हमें इसकी इजाज़त दीजिए। अब मैं बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट मैं समझता हूँ कि ये बच्चे और बच्चियों के 3-3, 4-4 मरतबा अफेयर चेंज हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये कि लड़की 4 मरतबा घर वालों को कहे कि मैंने इसके साथ करनी है, नहीं 2 महीने के बाद मैंने इसके साथ, क्योंकि ना लड़की और लड़के एक दूसरे को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। आप एक रिलेशन पीक पे गया, पीक पे जाने के 2 बातें होती हैं, या तो उस लड़के की और उस लड़की की कुछ तवक्कुआत हैं, अगर ये तवक्कुआत एक दूसरे ने पूरी कर दी तो ये रिलेशन चलता रहेगा। जहां लड़के को ये लगा कि मेरी तवक्को पूरी नहीं हो रही और लड़की को ये लगा कि मेरी तवक्को पूरी नहीं हो रही, तो ये रिलेशन टूट जाता है। ये 3 महीने बाद टूट जाएगा, साल बाद टूट जाएगा, 2 साल के बाद टूट जाएगा। अगर ये टूटने से पहले लड़की से पूछा जाए या लड़के से पूछा जाए तो वो दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए तैयार हैं। अब टूटने के बाद फिर दोबारा इनसे पूछा जाए तो ये किसी और से शादी के लिए तैयार हैं। तो इस गैर यकीनी सूरत हाल को वालिदैन बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। बच्चे इमोशनल होते हैं, बच्चे कहते हैं कि बस हमने पसंद कर लिया। हाँ, बच्चे से 6 सेमेस्टर के बाद, 8 सेमेस्टर के बाद फिर पूछा जाए कि हाँ बेटा 2, 4, 5 रिलेशन आपने देख लिए, इनमें से कौन सा अच्छा लगा, तो आपको पहला रिलेशन, दूसरा, तीसरा कहीं भी नजर नहीं आएगा। क्योंकि लड़की भी ऑप्शन में रखती है 1, 2, 3, 4 और लड़का भी ऑप्शन में रखता है। तो ये तो हमारी एक रेगुलर रूटीन है ना जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो हम वालिदैन की जगह पे अगर हम बैठ के सोचें तो वो अपनी बच्ची को ऑप्शन में नहीं रखना चाहते, वो अपने बेटे को, बेटी को ऑप्शन में नहीं रखना चाहते, वो अपने बेटे और बेटी को अजियत में रखना नहीं चाहते। वो ये चाहते हैं कि हम ऐसा रिश्ता करें
कि जो इसके मुस्तकबिल के लिए बेहतर हो। और उसमें मैं ये चाहता हूँ कि वालिदैन अगर अपनी मर्ज़ी से करते हैं तो उसमें अपने बेटे और बेटी दोनों को बराबर ये फैसला साजी की उनको इजाज़त होनी चाहिए कि ये रिश्ता उनको पसंद है या नहीं पसंद है। अच्छा मैडम, आप भी थोड़ा उनकी पसंद के बगैर नहीं करना चाहिए, वरना ये शादी नहीं चलेगी। वरना ये 2 बच्चों के बाद, 3 बच्चों के बाद, 4 बच्चों के बाद, 5 बच्चों के बाद ये खातून तलाक लेगी और फिर पुराने के पास जाएगी। तो ज़बरदस्ती वालिदैन को कहीं नहीं अपनी बेटियों की शादी ज़बरदस्ती ना बेटों की करें ना बेटियों की। ठीक। अच्छा मैडम, आप भी थोड़ा सा इस हवाले से बताएं कि जो पेरेंटिंग है, अगर बच्चे वालिदैन के ख़िलाफ़ जा रहे हैं या उनकी चॉइसेस के अकॉर्डिंगली सिलेक्शन नहीं कर रहे, तो फिर कहीं ना कहीं तो कसूरवार वालिदैन ही हैं कि उनकी पेरेंटिंग में ऐसी कमी रह गई है कि वो इतना शऊर उजागर नहीं कर सके कि उनकी चॉइस कौन सी थी और बेहतर चॉइस उनके बच्चों के लिए कौन सी है। बिल्कुल मैडम, आपका सवाल बहुत अच्छा है और इस पे हम इस तरह से बात करें कि अगर हम साइकोलॉजिकल इस टॉपिक पे बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो पेरेंट्स होते हैं, मे बी उनका जो तजर्बा होता है वो ज़्यादा होता है, वो बहुत सारी चीज़ों से गुजर चुके होते हैं, उन्होंने देखी होती है, तो वो समझ होते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं जो अपना फैसला सुना रहे हैं वो अभी नादान हैं। मे भी हो सकता है कि वो जज्बाती हो रहे हैं, बाद में उनको इसके एस्पेक्ट्स का अंदाज़ा हो कि वो गलती पर हैं। और सम टाइम ऐसे होता भी है कि जज्बाती हो जाते हैं, उस वक्त वो पेरेंट्स की बात नहीं मानते, अपने फ़ैसले खुद ले लेते हैं, तो बाद में फिर वो पेरेंट्स को कह भी नहीं सकते क्योंकि वो फ़ैसला उनका अपना होता है। और फिर पेरेंट्स भी जाहिर सी बात है उनको इस बात पे ब्लेम भी करते हैं बार बार कि आपने अपनी मर्ज़ी की है, आपने अपनी मर्ज़ी की है, तो वो पेरेंट्स को भी इस बात के लिए कसूरवार ठहरा नहीं सकते। हाँ, सम टाइम पेरेंट्स के भी फैसले गलत हो जाते हैं, तो उसमें ये होता है कि बच्चे के पास ऑप्शन होता है कि वो पेरेंट्स को कह सकता है कि आपकी वजह से हुआ है। तो इस सूरत हाल में ये सिचुएशन बहुत ही अजीब सी है कि हमारी सोसाइटी में इसको बहुत ज़्यादा मतलब क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि बच्चे अगर अपनी चॉइस से शादी कर लेते हैं या कोई डिग्री सिलेक्ट कर लेते हैं, प्रोग्राम में चले जाते हैं, तो उसमें अगर कोई फेलियर आ जाता है तो बच्चों को कसूरवार ठहराया जाता है। और सेम ऐसे कि जब वालिदैन से मिस्टेक होती है तो वालिदैन को कुछ नहीं कहा जा सकता। वो रिश्ते भी तो टूटते देखे हैं हमने कि जिनका फैसला वालिदैन ने किया वो रिश्ते टूट गए हैं। इसका जवाब लेते हैं, अभी ब्रेक पे जा रहे हैं। नाजरीन हमारे साथ रहिएगा और यहीं से कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। इससे पहले हम डिप्रेशन के ऊपर बात कर रहे थे, जो पेरेंट्स को डिप्रेशन होता है। अच्छा मैडम, हम बात कर रहे थे कि जो वालिदैन होते हैं वो अगर उनकी चॉइस में कोई फेलियर आ जाए तो वो अपने आप को मुद्दे इल्ज़ाम नहीं ठहराते और ना ही सोसाइटी ठहराती है, लेकिन अगर बच्चों के डिसीजन में कुछ ऊंच नीच आ जाए तो पूरी सोसाइटी भी और वालिदैन भी उनको मुद्दे इल्ज़ाम ठहरा रहे होते हैं कि ये आपकी चॉइस थी, ये आपका फ़ैसला था, इसलिए गलत साबित हुआ। तो ये एक छोटी सी बात वालिदैन को और सोसाइटी को क्यों नहीं समझ आ रही कि फ़ैसला तो किसी का भी गलत हो सकता है। बिल्कुल, फ़ैसला किसी का भी गलत हो सकता है। अगर हम अकॉर्डिंग टू इस्लाम देखें तो उसमें हमें हर शख्स को अपनी इजाज़त और अपनी राय की आज़ादी होती है। ठीक है, पेरेंट्स जाहिर सी पहली बात है कि हम पेरेंट्स की बात मानें, ये तो ऑब्वियसली है। उसके अलावा बच्चों की भी बात माना अगर वो जायज़ बात है, ठीक है। तो अगर कोई शादी का फ़ैसला है तो उसमें तो इस्लाम भी इजाज़त देता है कि पहले आप बच्चों से पूछें। अगर आपको नज़र आ रहा है कि उसमें कोई भी ऐसा एस्पेक्ट्स नहीं है कि भाई हम उस बात को इनकार करें किसी भी वजह से, कोई कास्ट इशू है या कोई एज या उसकी जॉब के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, अगर सब चीज़ें मेंटेन हैं तो हमें बच्चे की बात को प्रायोरिटी देनी चाहिए। और अगर हम वक्त की बात करें अब के टाइम की और पुराने वक्त की, अगर हम 18वीं सदी की या 19वीं सदी की बात करते हैं, तब वाले बच्चों में और अब वाले बच्चों में भी बहुत फ़र्क है। और ये फ़र्क इस वजह से है कि अब हमारे पास हर चीज़ की एक्सेस है। हम सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास एसेसरीज़ बहुत आ गई हैं, हम कंपैरिजन बहुत ज़्यादा करने लग गए हैं। तो पहले वाले टाइम में जो बच्चे होते थे वो रिस्पेक्ट करते थे, पेरेंट्स की हर बात को मानते थे, चाहे वो बात गलत होती थी, और वो निभाते भी थे उस चीज़ को। अगर फॉर एग्जांपल उन्हें इख्तलाफ भी होता था पेरेंट्स के चीज़ों से कि उन्होंने ये हमारा फ़ैसला लाइफ का अच्छा नहीं किया, तो वो रिस्पेक्ट के वे में उनका वो फ़ैसला निभाते थे। लेकिन अब वाला बच्चा कहता है कि मैं आज़ाद हूँ और अगर मेरे बारे में कोई फ़ैसला पेरेंट्स का गलत हो गया तो मैंने इसका फ़ैसला ख़ुद लेना है।
वो उस वक्त फ़ैसला नहीं ले रहा होता, लेकिन बाद में वो अपने आप को आज़ाद समझता है। जब वो फॉर एग्ज़ाम्पल शादी उसने कर ली, पेरेंट्स की मर्ज़ी से कर ली, वो अब उसको पसंद नहीं आ रही, तो अब वो ये कोशिश नहीं करेगा कि मैं इसमें बंधा रहूँ, मैं इसको निभाता रहूँ, वो अपना फिर फ़ैसला ले लेता है। तो बेहतर होता है कि वो फ़ैसला वो उस वक्त ले। बाद में फ़ैसला लेने से क्या होता है कि एक ज़िंदगी नहीं, 2 ज़िंदगी नहीं, सम टाइम 3 ज़िंदगियाँ और एक पूरा ख़ानदान उसके अंदर उस मसले का शिकार हो जाता है और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो पेरेंट्स की बात बच्चों को, या तो इसमें एक ये भी हो सकता है कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। जो बच्चे होते हैं वो पेरेंट्स के साथ खुल के बात नहीं कर पा रहे होते, तो इसमें जो कम्युनिकेशन गैप होता है ना, इसमें ये है कि बच्चों के पास या पेरेंट्स के पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपना ओपिनियन पेरेंट्स के सामने रख सकें और पेरेंट्स अपना ओपिनियन उनको दे सकें, और उस राय को 50-50% देखा जाए कि किस साइड पे वज़न ज़्यादा है। बच्चे डर रहे होते हैं सम टाइम पेरेंट्स से बात करने में, और सम टाइम जो पेरेंट्स होते हैं वो भी झिझक रहे होते हैं कि हर टॉपिक पे हम बात नहीं कर सकते, हम बेटी से नहीं पूछ सकते। तो इसमें यह है कि अगर फादर नहीं पूछ सकता, मदर पूछ सकती हैं, मदर नहीं पूछ सकती, वो ये फ़ैसला किसी और से भी कह सकते हैं कि उनका जो करीबी हो, कोई दोस्त है, रिश्तेदार है। तो इस तरह से चीज़ें जो होती हैं ना, वो कम्युनिकेशन जो गैप होता है ना, ये भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिसकी वजह से बच्चे खामोश हो जाते हैं। सम टाइम वो बात नहीं मानते और वो कहते हैं कि हमने अपनी मर्ज़ी करनी है, फिर वो पेरेंट्स के साथ भी उनके ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं, वो पेरेंट्स को छोड़ के भी चले जाते हैं। और पेरेंट्स को ये भी एक बड़ा डर होता है कि अगर हमने बच्चे की गलत बात अगर नहीं मानी तो ये कोई गलत कदम ना उठा ले। और अब हम ये बहुत चीज़ देख रहे हैं कि बच्चे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो अपनी मर्ज़ी का सब्जेक्ट रखना चाहता है, पेरेंट्स उसको मना कर रहे हैं किसी भी वजह से, उनको पता है मे भी हो सकता है कि ये सब्जेक्ट उसके फ्यूचर में अच्छा ना हो, तो वो अगर अपना कोई ओपिनियन दे रहे होते हैं तो वो डर भी रहे होते हैं साथ में। सम टाइम बच्चों के मार्क्स अच्छे नहीं आते, वो सुसाइड कर लेते हैं। यानी कि बच्चों के अंदर या कुव्वत बर्दाश्त बहुत कम होती जा रही है। कुव्वत बर्दाश्त, और तो कुव्वत बर्दाश्त ख़त्म होने की बहुत सारी वजूहात हैं कि वो अपने इर्द गिर्द के लोगों को देख रहे होते हैं। जहाँ पे कुछ फैमिलीज़ होती हैं उनमें जो फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं एक मीडियोकर फैमिली हो जाती है, तो उसमें ना एक छोटी बात है वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम समझा जाता है कि वो अपनी खुल के राय का इजहार नहीं कर सकते। और जो अपर क्लास फैमिलीज़ होती हैं सम टाइम वहाँ पे वो बात बिल्कुल माइनर सी होती है, कैजुअल सी बात होती है। तो इस वजह से भी बड़ा डिफरेंस आता है कि फिर बच्चे कंपैरिजन कर रहे हैं कि उनके पेरेंट्स ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, तो हमारे पेरेंट्स ऐसे क्यों नहीं कर रहे। तो फिर वो खुद सरी करना स्टार्ट कर देते हैं कि हमने हर अपना फैसला खुद करना है। फिर उसमें उनकी जो कॉग्निशन होती है वो डिस्टोर्शन का शिकार हो जाती है। वो गलत तरीके को भी गलत अंदाज से नहीं देखते कि ये जो सच्चाई है या ये जो तरीका है ये गलत है, वो कहते हैं नहीं ये ठीक है। अच्छा, क्योंकि उन्होंने ना अपनी एक लाइन सेट कर ली होती है, अपना एक माइंड सेट कर लेते हैं वो। अच्छा, इसमें मुझे थोड़ा सा ये भी बताएं कि अक्सर औकात देखने को मिलता है बच्चे इंडिपेंडेंट होते हैं। बहुत सारे केसेस हमने ऐसे देखे हैं कि डॉक्टर्स होती हैं फीमेल्स, कोई लेक्चरर होती हैं, तो उनको खामद की जानिब से, वालिद की जानिब से कत्ल कर दिया जाता है। और बाज़ दफ़ा सुनने में पीछे आता है कि कोई गैरत का मसला था, कोई अना का मसला था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, ये उनके इसके पीछे क्या नफ्सियाती सोच होती है, क्या मसाइल होते हैं जिसकी वजह से वो इतने एक्सट्रीम स्टेप तक पहुंचते हैं, चाहे खामद है या वालिद है। और अक्सर औकात यही देखने को मिल रहा होता है कि पसंद की शादी नहीं करने दी गई, या कुछ छोटे मोटे घर के मसाइल होते हैं, कभी खाना नमक ज़्यादा हो गया है, ऊपर नीचे हो गया, उसके ऊपर मर्डर हो जाता है। तो ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें, इसके ऊपर इतने एक्सट्रीम स्टेप पर क्यों चले जाते हैं और इसके पीछे क्या सोच क्या होती है? इसके पीछे सोच हम ये कह सकते हैं कि जो चीज़ होती है ना उसके दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। हम हर मामले में ना पहले नेगेटिव पहलू को फोकस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब हम अगर कोई भी मामला करते हैं, फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स है जो अपने बच्चों को मार देते हैं या कुछ भी ऐसी वजूहत बनती हैं, तो हम इसमें सिर्फ एक नेगेटिव एस्पेक्ट को देख लेते हैं कि उस फीमेल या मेल के कहीं और पर ताल्लुकात थे और वो यहाँ से मूव करना चाहता था, इसलिए उसने अपने बच्चों के साथ ऐसा किया। ये एक नेगेटिव पहलू है जो कि हमारी पूरी सोसाइटी इसी बात को फोकस कर रही होती है। लेकिन इसके पीछे जो पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है ना, हम उसको हाइड कर देते हैं। पॉजिटिव एस्पेक्ट में हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि वो फैमिली, वो पेरेंट्स या वो बच्चा या बच्ची उस वक्त किसी मेजर डिप्रेशन का शिकार हो, ठीक है। हम उस एस्पेक्ट्स को नहीं देख रहे, साइकोलॉजिकल वो किस ज़हनी दबाव का शिकार है, क्या होपलेस उसके अंदर है, क्या वो फील कर रहा है, ठीक है। उसकी जो कॉग्निशन है, जो उसकी सोच है, वो किस वे में जा रही है, उसकी थिंकिंग किस वे में जा रही है, उसका उठना बैठना कैसे लोगों में है, उसकी सोसाइटी क्या है।
ठीक है, तो हम इन चीज़ों को इग्नोर कर रहे होते हैं और उसका जो विजन होता है वो किस किस्म की तंग नज़री का शिकार है। वो एक फेज़ आता है इंसान के अंदर ना, तो वो टनल विजन का शिकार हो जाता है। मींस वो बहुत ज़्यादा उसकी जो नज़र होती है ना, वो बहुत ज़्यादा तंग नज़री का शिकार हो जाता है। वो सिर्फ एक पॉइंट पर सोच रहा होता है जो उसके माइंड में होता है, वो इर्द गिर्द को बिल्कुल इग्नोर कर देता है कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है। तो इस सारी सूरत हाल में बहुत सारी चीज़ें जो एक मेन जो चीज़ बनती है, फिर इस सारी सोसाइटी की सुसाइडल आइडिएशन स्टार्ट हो जाती है, उसके अंदर डेल्यूजन्स डिफरेंट किस्म के स्टार्ट हो जाते हैं, वो मुख्तलिफ़ किस्म के ना ख़यालात का शिकार हो जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता ना वो अपनी सोच को ना अपने अंदर ही सोचते सोचते वो इस हद तक ले आता है, उसके लिए वो नॉर्मल बात बन जाती है और वो कोई फ़ैसला कर जाता है। तो इसमें ये होता है कि अगर हमें लगे कि हमारे साथ फॉर एग्जांपल हमारी फैमिली में कोई इस तरह का पर्सन है और वो इस तरह की सोच रख रहा है, तो उसकी कुछ वो क्लूज़ हमें देगा, ठीक है। वो दुनिया से बेजारिश हो करेगा, वो कहेगा मैं तो मर जाता हूँ, यही ठीक है, या मैं इसको मार देता हूँ, मुझे दुनिया से चले जाना चाहिए। और वो अपनी चीज़ों के बारे में भी सम टाइम कहता है कि ये तुम रख लो, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, यानी कि वो इस तरह के ना कुछ क्यूज़ देता है जिससे तो मैडम ये भी बताएं कि वो थोड़ा सा क्या तन्हाई का शिकार होता है जिसकी वजह से उसके माइंड में ऐसी सोच आ रही होती है, वो इस तरफ जा रहा होता है, उसके इर्द गिर्द लोग नहीं होते? तन्हाई का शिकार पहले होता है कि वो बहुत ज़्यादा सोशल हो जाए या वो बहुत ज़्यादा तन्हाई का शिकार हो जाए, ठीक है। वो दो तरह के तासुरात शो कर सकता है। शुरू में हो सकता है कि वो जब इस चीज़ को अंदर ही अंदर सोच रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ को ना लेके एक्साइटेड भी होगा, शो कर रहा होगा, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ना वो खामोशी की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा। जब ये खामोशी की तरफ जाता है ना, तो ये इस चीज़ का पैगाम होता है कि वो फैसला कर चुका है कि उसने अब क्या करना है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया, तो उसमें भी अचानक सडन कुछ नहीं होता, उसमें भी एक प्लानिंग चल रही होती है, एक थिंकिंग, एक सोच चल रही होती है। जैसे हम अपनी एक सुबह की एक रूटीन तरतीब देते हैं रात सोने से पहले, मैंने सुबह उठना है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, हम अपना एक शेड्यूल पहले से प्लान कर लेते हैं ना, तो वो चीज़ें फिर हमारी आसानी से उस तरह होती जाती हैं। अगर हम कुछ भी शेड्यूल ना करें तो फिर हमें खुद नहीं पता होता कि आज की हमारी रूटीन किस तरह से चलेगी। तो इसी तरह के मामलात में भी ना कोई भी है वो शख्स, ठीक है ना, वो पहले से प्लान कर रहा होता है चीज़ें, और जब वो प्लान कर लेता होता है, जैसे एक गिलास है, हमने उसमें पानी डालना है, उसकी एक लिमिट है, उसके बाद उस पानी ने फ्लो होना शुरू हो जाना है, ठीक है ना। इसी तरह हमारा जो माइंड है उसकी भी कैपेसिटी है, अगर हम उसके अंदर चीज़ों को भरते जाएंगे तो उसके बाद उसने ब्लास्ट होना है, ठीक है। अब वो ब्लास्ट किसी भी सूरत में हो सकता है। अब उस पॉइंट पे अगर तो उस बंदे की को अगर कोई है उसके इर्द गिर्द, अगर वो इस तरह की कोई क्यूज़ दे रहा है, तो उसको कोई समझाने वाला होना चाहिए, ठीक है। अगर उसको खुद भी लग रहा है कि मैं ये गलत कर रहा हूँ या मैं गलत सोच रहा हूँ, तो उसको मेरे ख्याल में साइकोलॉजिकल अगर वो हेल्प लेता है तो उसको ये गलत नहीं समझना चाहिए, क्योंकि एक ये बहुत बड़ा फिनोमेना बन गया है कि हम कहते हैं कि अगर हम साइकोलॉजिकल साइड पे जाएंगे, हम किसी से हेल्प लेंगे, हम अगर काउंसलिंग लेंगे तो हमें पागल समझा जाएगा। तो ये एक स्टिग्मा हमारे ऊपर लग जाएगा, हमारे ऊपर एक धब्बा लग जाएगा कि ये तो शख्स पागल है ना। तो इस वजह से भी हम इस चीज़ पे, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल हम बीमार होते हैं, हम फ़ौरन डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें मेडिसिन मिलती हैं, हम ठीक हो जाते हैं। तो इसी तरह से जैसे हमारी जिस्मानी बीमारी है, ये भी एक जहनी प्रॉब्लम है, इसका भी इलाज ज़रूरी होता है। और मुझे एक बात बहुत बड़ी अच्छी लगती है जिसमें ये कहा जाता है कि भाई इंसान जो है, क्योंकि हमारे पास अगर पेशेंट आए भी तो वो कहता है कि जब तक मुझे मेडिसिन नहीं मिलेगी मैं कैसे मान जाऊँ, हम बातों से कैसे ठीक हो जाएंगे। तो ये बात मुझे पहले खुद भी मैं इस बात को बड़ा महसूस करती थी कि बातों से हम कैसे ठीक हो जाएंगे। तो इसमें मुझे एक बात मेरे एक सर ने बताई, मुझे बहुत अच्छी लगी, और उसके बाद वाकई मैंने भी इससे सीखा कि अब एक शख्स आता है, वो कहता है हम बातों से कैसे ठीक हो जाएंगे। तो हमारा उससे पहला सवाल यही होता है कि आपके साथ जो ये प्रॉब्लम आया है ये किस वजह से आया? बातों की वजह से, लोगों की बातों की वजह से, कि किसी ने कोई बात कह दी, आप उस पर सोच रहे हैं, आप डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं, आप रो रहे हैं। तो जब आप लोगों से डिस्टर्ब हो सकते हैं बातों से, तो आप बातों से ठीक क्यों नहीं हो सकते? बातों से ठीक क्यों नहीं हो सकते? हमें इस बारे में अभी पे जाती हूँ ब्रेक से, फिर आएंगे तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे। नाजरीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। हम डिप्रेशन पर बात कर रहे हैं और ख़ासकर जो पेरेंट्स को डिप्रेशन होता है, तो सर से बात करते हैं। अच्छा सर, थोड़ा सा ये भी बताएं कि अक्सर औकात देखने को मिलता है जो बड़े बच्चे होते हैं उनका भी अनफॉर्चुनेटली हमने मर्डर देखा है कि मर्डर हो जाता है, लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ अपना दिफा करना तो जानते होते हैं, लेकिन कुछ बच भी जाते हैं, कुछ अनफॉर्चुनेटली मारे जाते हैं। तो सर, जो छोटे बच्चे होते हैं वो तो अपना दिफा भी नहीं जानते, तो अक्सर औकात ये देखने को मिलता है कि वालिदैन खुद भी खुदकुशी कर लेते हैं और बच्चों के
उनको भी मार देते हैं। तो सर उसके पीछे क्या सोच होती है कि वो अपने बच्चों को भी मार देते हैं? क्या गुर्बत बनती है या किस तरह के मसाइल, सोच क्या आ रही होती है जिसके बाद वो इतना संगीन स्टेप लेते हैं? ये मैं आपके सवाल का जवाब मैं बाद में देता हूँ। सफ़िया ने बड़ी खूबसूरत बात की, मैं उसके साथ एक बात अटैच करना चाह रहा हूँ कि आपने कहा था कि लोग ख़वातीन को कत्ल क्यों करते हैं। सफ़िया ने बड़े अच्छे तरीके से उसको एलेबोरेट किया। एक एस्पेक्ट और है, वो ये है कि खातून एक घर में रहते हुए दो रिलेशन चला रही होती है, यानी कि वो शौहर के साथ भी पूरा उतर रही है और किसी और के साथ भी पूरा उतर रही है, जो शौहर के लिए नाकाबिल कबूल है। इसका सोल्यूशन ये है कि औरत को इन दो रास्तों में से किसी एक का फैसला करना चाहिए कि आया तो उसको उस रिलेशन को छोड़ देना चाहिए जो पहला है या बाद में अटैच हुआ है, या वो शौहर को छोड़ दे। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, आपको उस शौहर से डाइवोर्स ले लेनी चाहिए, आप उसके साथ खुला ले लें, अलहदगी इख्तियार कर लें, और जिसके साथ आपने इललिजिटिमेट रिलेशनशिप बनाया हुआ है उसके साथ शादी कर लें। औरत इस नहज पे क्यों नहीं आती? ये सोल्यूशन है। जब औरत इस सोल्यूशन पे नहीं आती तो फिर हालात, नेचर फिर अपना फैसला खुद करती है और वो उसी सूरत में आता है कि वो मार दिया। लेकिन अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है तो मर्डर तो फिर भी किसी सूरत में जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ये कभी भी पहली दफा में नहीं होता। आप एक बात याद रखेंगे कि कत्ल कभी भी डे फर्स्ट में नहीं होगा। वो एक दफा नोट करता है, दो दफा नोट करता है, शक करता है, पाबंदी लगाता है और रोकता है। जब उसकी बात नहीं मानी जाती वो मजबूर होकर कत्ल करता है। अच्छा, सिर्फ मैं आपको कट कर रही हूँ, आप कह रहे हैं कि मजबूर होके वो मर्डर की तरफ जाता है, वो मजबूर होके डिवोर्स भी तो दे सकते हैं। हाँ, ये भी तो एक अच्छा ऑप्शन है कि सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि आप उसको डाइवोर्स करें, और दूसरा ऑप्शन वो ये है कि खातून डाइवोर्स। ये दो बेहतरीन हाल है इसका। और वालिदैन का जो मैं बता रहा हूँ कि ख़वातीन जो हैं आमतौर पर जिनको वालिदैन कत्ल करते हैं, उसमें यह है कि वालिदैन ये समझते हैं कि ये हमारे लिए अल्लाह की नेमत है, औलाद अल्लाह की नेमत है, और कोई चोरी छुपे इनसे इस्तिफादा हासिल कर रहा है, फायदा ले रहा है, तो वो लेजिटिमेट तरीके से फायदा क्यों नहीं लेता, वो रिश्ता क्यों नहीं भेजता। ये देखिए ना कि इसमें कसूर मैं समझता हूँ कि खातून का कसूर है। खातून को एक लड़का पसंद आ गया। अब दो बातें, या तो घर वाले उससे शादी कर देंगे या नहीं करेंगे। आप घर वालों के सामने ये बात तो लाएं। और दूसरी बात ये है कि अगर घर वाले उससे शादी नहीं करते तो फिर औरत को बगावत कर लेनी चाहिए। औरत को लाखों मैरिजेस कोर्ट मैरिज नहीं हो रही सर, ये बगावत ही है। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, कोर्ट मैरिजेस होती हैं, कोर्ट में आके वालिदैन ईंटों से मार देते हैं। ये कोर्ट में सिक्योरिटी भी उनके साथ होती है। उसको रियासत को चाहिए कि रियासत प्रोटेक्शन करे, रियासत अपने शहरी की हिफाजत करे। सर वो तो एक बात बिल्कुल डेफिनेटली बनती है कि रियासत सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करे, अपने शहरी को करे, लेकिन अभी जो साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम्स हैं उसके ऊपर हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? इसकी एग्जाम में बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट हम इसको बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। आपका घर से मैं आऊं और आपके फ्रिज से हर रोज पानी मांग के ले जाऊं, आप मुझे पानी देंगे। एक दिन आप रात को 2 बजे उठ के देखें और मैं आपका फ्रिज खोले पानी पी रहा हूं, आपको क्या लगेगा? गुस्सा आएगा। ये तो सिर्फ पानी है, लोग इज्जतें लेके जा रहे हैं, तो गुस्सा क्यों नहीं आएगा उनको? सर लेकिन देखिए बेटा, बात ये आपने समझने की कोशिश करें कि एक लड़की अच्छा, एक कॉलर लाइन पर है, उनका सवाल ले लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं? उसामा बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी, मैं डॉक्टर सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन से सवाल करना चाह रहा था। जी जी जी, वो सुन रहे हैं, आप सवाल कीजिए। सवाल ये है कि अभी सर ने बड़ा इजी वे में ये कह दिया कि सोसाइटी का मुकाबला किया जा सकता है या स्टेट आपकी इसमें हेल्प करे, लेकिन सर हम अरसा दराज से सोसाइटी में रह रहे हैं। एक सोसाइटल प्रेशर होता है खातून के ऊपर, उसका मुकाबला भी उसमें करना है, फिर उसमें उसका जो इलिजिटिमेट रिलेशनशिप है उसके बारे में भी बताना है। तो इस सारी सूरत हाल में उसके ऊपर तो साइकोलॉजिकल बर्डन बहुत ज्यादा है, इसका मुकाबला भी वो किस तरह करें? आपने बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन किया उसामा। इसका हल यही है कि हमें बच्चों को ये इस काबिल बनाना चाहिए कि बच्चों के दरमियान और वालिदैन के दरमियान गैप ना रहे।
बच्चों को अगर कोई लड़का या लड़की पसंद है तो उनको आके अपने वालिदैन को ये कहना चाहिए कि हमें ये लड़का या लड़की पसंद है, हमारे यहाँ पे शादी कर दी जाए। मैं ये समझता हूँ कि अगर डे फर्स्ट में वालिदैन को ये पता लग जाए कि हमारा बेटा या हमारी बेटी फलां जगह पे रिश्ता करना चाह रहे हैं, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर उनको वालिदैन यहाँ पे थोड़ा सा फर्क करते हैं कि अगर लड़के का फेयर पता चल जाए तो लोग जरा शांत रहते हैं, वालिदैन भी शांत रहती है, वालदा भी शांत रहती है। लेकिन अगर लड़की का फेयर पकड़ा जाए तो वालदा शांत रहती है, वालिद शांत नहीं रहता, भाई शांत नहीं रहता। ये एक डायलेमा कह लें या हमारी कल्चरल एक प्रैक्टिस कह लें, और ये सदियों से है, इसको हम ना एक दिन में तब्दील कर सकते हैं। ये यूरोप में भी सेम यही है। अगर आप ये देखें, यूरोप में भी अगर बेशुमार आपने देखा होगा कि इस वजह से लोगों ने डाइवोर्स ली कि उनकी महबूबा कहीं और इन्वॉल्व है। तो ये एक आफाकी जज्बा है कि इंसान अपने महबूब जिसको वो शादी करता है, जिसको अपनी ऑनर समझता है, इज्जत समझता है, उसकी तरफ नजर उठाने नहीं देखता। आप ये देखें कि आप सिर्फ एक बात को वैल्यू देंगे कि हम बाजार में जाते हैं, लड़के लड़कियां देख रहे हैं, हमें कोई परेशानी नहीं होती। जैसे कोई हमारी बहन, हमारी बेटी या हमारी बीवी की तरफ नजर उठा के और घूरता है, हमें तकलीफ होती है। ये जो अजियत है, ये सेंस ऑफ ऑनरशिप है कि इंसान अपनी खातून को अपनी इज्जत समझता है और वो उसकी हिफाजत करना चाहता है। वो मना करता है उसको कि आप मेरी बहन बेटी को इस नज़र से ना देखें। आपको यहाँ पर टोकूंगी, आप कह रहे हैं कि जब ख़वातीन मार्केट्स में जाती हैं तो उनको कोई देखता है तो डेफिनेटली उनका भाई या उनका वालिद या उनका शौहर अच्छा महसूस नहीं करता। तो ये देखा जाए, अगर बैकग्राउंड में जाया जाए तो क्राइम तो कहीं ना कहीं से मर्दों से ही हो रहा है। तो तरबियत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत, फिर वहीं पे बात आ जाती है कि मैं मर्दों का कसूर नहीं, मैं वहीं पे आ रही हूँ कि बात तो वहीं पे आके ठहर जाती है कि तरबियत की ज़रूरत बहुत ज़्यादा मर्दों को है और वालिदैन को कोशिश करनी चाहिए कि फुली फोकस्ड रहें अपने लड़कों के ऊपर। देखिए, ये तरबियत दोनों के लिए बराबर है, मर्दों के लिए भी और औरत। मैं एमफिल में था, हमारी एक कुलीग हैं अजरा, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, वो आजकल इस्लामाबाद में हैं। तो मैंने एज ए कुलीग उनसे काम था, तो मैंने कहा आप मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दें, मैं आपको असाइनमेंट शेयर करता हूँ। उन्होंने कहा कि मुज़फ़्फ़र, मेरे शौहर जो हैं वो फ़ौज में हैं, उन्होंने मुझे एक शर्त पे यूनिवर्सिटी भेजा है। उन्होंने कहा कि कोई मर्द मुझे तुम्हारे रेफरेंस से ना मिले। लोग अपनी बीवियों को भेजते हैं, बेटियों को भेजते हैं, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि हमारी बहन का, बेटी का किसी गैर महरम के साथ ताल्लुक हो। तो ये एक सेंटिमेंट है, इसको हम डे फर्स्ट से क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बात फिर वही तरबियत पे है कि अगर हम अपनी बेटी को, अपने बेटे को ये बात समझा के भेजें कि बेटा यूनिवर्सिटी जा रहे हो, जैसे जा रहे हो वैसे आ जाओ, मतलब इमोशनली अटैच नहीं होना। हाँ, अगर आपको लगे कि आप कहीं पे शादी करवाना चाह रहे हैं तो आप बता दें। इतनी सी बात को मेरे ख्याल से वालिदैन को भी समझना चाहिए और बच्चों को भी समझना चाहिए कि मैं नहीं समझता कि कोई बेटी या बेटा अपनी माँ को ये कहे कि अम्मी जी मुझे ये लड़का पसंद है, आप इसको एक विजिट कर लें, तो वालिदैन उसको मारेंगे पीटेंगे, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो सर, ये जो केसेस आ रहे हैं कि कोर्ट्स में वालिदैन जो कोर्ट मैरिज सब चोरी छुपे हो रहा है। अच्छा। असल जुर्म जो है ना वो चोरी का है कि मैंने आपको मिसाल दी ना कि लोग आ रहे हैं आपके घर रात को 2 बजे आके और फ्रिज खोल के देखिए, अब जो कोर्ट मैरिज है वो एक चोरी तो नहीं है ना, वो उन्होंने अलन अलान जाके वहाँ पे शादी की है। ये उस दिन पता चलता है, उस दिन ये उस अच्छा, एक कॉलर ले लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? जी, आप अपना सवाल कीजिएगा। जी जी, ठीक है, सवाल। आपने बेटी रही शादी की थी, आपने पता नहीं आप मिलना नहीं रह रहे और ना उनसे आवाज लोग को। ठीक है, सवाल कीजिएगा। जी जी, अपना सवाल मुकम्मल कीजिएगा। मेरी बेटी है, मैं बेटी को नहीं मिला रहे और मैं उसका क्या करा, वो अपने पसंद की शादी की थी, मैं निकाह कर दिया 2 लाख।
मैं उसका क्या कर रहा था, मैं मेरा नहीं कहते जो कुछ नहीं है, मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है थैंक यू, आपका सवाल आ गया है, पूछते हैं ये सर। देखिए वही बात आ गई ना कि लड़की ने पसंद की शादी की है, वालिद रो रहा है। नहीं सर, वो सवाल आप समझ नहीं मैं समझ पाए गया हूँ। कि वालिद ने अपना पसंद की बेटी की शादी कराई है, लेकिन जो शौहर है उसका, वो उसको वालिद से नहीं मिलने दे रहा। वो ये कह रहा है कि मेरी बेटी ने पसंद की शादी की है और वो मिलने नहीं दे रहे, और बेटी मिलना चाहती है। हाँ। इसमें यह है कि जो शौहर है वो इनसे लेके नहीं गया, छीन के गया है। सर उन्होंने अपनी मर्जी से शादी करवाई बच्ची की। अब ये तो कॉलर है नहीं, अब हमें अंदाजा नहीं कि क्या उन्होंने भाग की कहा शादी कि हुई है या कोर्ट मैरिज हुई है। उन्होंने अपनी या बच्ची की पसंद की शादी करवाई है, बच्ची की पसंद की शादी थी, और उसके शादी के बाद जो ससुराली हैं, शौहर है, वो वालिद से नहीं मिलने दे इस रहे। लड़की की सिलेक्शन गलत है, बच्ची मिलना। हाँ, इस लड़की की सिलेक्शन गलत है। इसने एक साइकोपैथ आदमी को सिलेक्ट किया। कुछ लोग मर्द है ना पोजेसिव होते हैं, वो ये समझते हैं कि हमारा एक लड़की के साथ रिलेशन है, अब ये मेरी मलकियत है। वो क्या करता है, वो उसके फोन सुनने पे पाबंदी लगाता है कि आपने किसी से फोन पे लंबी बात नहीं करी, तुम किससे बात कर रही हो, मैं जब आपको फोन करूं मेरा फोन फौरन अटेंड होना चाहिए। तो इस किस्म के साइकोपैथ लोगों के साथ, ज़हनी मरीजों लोगों के साथ आपकी शादियां कामयाब नहीं चल सकती। अच्छा सर, ये तो पाए जाते हैं जहनी मरीज, तो इन जहनी मरीजों को फिक्स करने की भी तो कोई टेक्निक्स होंगी कि इनको फिक्स कैसे किया जाए। हमारे पास भेजें, इनको मेंटल हेल्थ असाइलम में भेजें, इनको अगर ज्यादा तंग करते हैं तो असाइलम में भेज दें, अगर ठीक होने वाले हैं तो हमारे पास आए। जब तक ये रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, ये अपने आपको बीमार नहीं कंसिडर करेंगे, इनके वालिदैन, इनके दोस्त अहबाब इनको डायग्नोज आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि ये लोग जहनी मरीज हैं, उस वक्त तक ये लोग फिर रहे हैं, ये लोग ठीक ठाक फिर रहे हैं। अच्छा मैडम, आप भी बताएं कि जो अक्सर वालिदैन होते हैं, मेरा सवाल वही रह गया कि वो खुदकुशी कर लेते हैं और बच्चों को भी साथ में मार देते हैं, उसके पीछे क्या सोच होती है? अभी हमारे साथ एक और कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? मैम मैं नबीला बात कर रही हूँ। मैं अब्बू के बारे में तुम करना चाह रही थी डॉक्टर साहब ने कि मेरे अब्बू को ना पिछले दिन हुआ था ब्रेन टेंशनों की वजह से, जिसकी वजह से ना दिमाग की मेरी सोजिश आ गई है। आपकी आवाज़ बेहतर नहीं आ रही, आप कोशिश कीजिए ज़रा जहाँ पे सिग्नल। मैम मैं कहना चाह रही हूँ कि मेरे अब्बू को ना अटैक हुआ था, उनके दिमाग के जो दिमाग है ना वहाँ ना एलर्जी हो गई, जिसकी वजह से ना डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया। उम्र है तकरीबन 40-45 साल है, तो डॉक्टरों ने कहा कि ना अब ना बस कुछ नहीं हो सकता। मैं बहुत परेशान हूँ। ठीक है, तो कोई साइकोलॉजिकल, आप ये पूछना चाह रही हैं कि आप साइकोलॉजिकली इस चीज़ से कैसे फाइट करें? मेरे अब्बू का इलाज मुमकिन है या नहीं? जी बेटा, ओके, हाँ मैं आपका सवाल समझ गया हूँ। तो परेशान नहीं होना, नंबर एक परेशान नहीं होना, नंबर 2 आपने मायूस नहीं होना। अल्लाह ताला ने कोई ऐसा मर्ज नहीं उतारा जिसकी अल्लाह ताला ने उसकी शफा ना उतारी हो। हाँ, ये अलग बात है कि हम उस शफा वाली जगह पे नहीं पहुंच पा रहे, तो आपको ये चाहिए कि आपको जिस डॉक्टर ने जवाब दिया आप उस डॉक्टर के पास दोबारा मत जाएं। आप किसी वेसिनिटी में होंगी, आप इसकी लाहौर चली जाएं, इस्लामाबाद चले जाएं, कराची चली जाएं, मुल्तान तशरीफ़ ले आएं। यहाँ बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, बहुत अच्छे साइकेट्रिस्ट हैं। जो आप मुझे बताया है, मुझे ऐसा लगता है कि आपका मसला साइकेट्रिक है, साइकोलॉजिस्ट से ये मसला हल होने वाला नहीं है। तो आपको किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट से, और मुल्तान में बड़े अच्छे साइकेट्रिस्ट मौजूद हैं, लाहौर में बड़े अच्छे साइकेट्रिस्ट मौजूद हैं, इस्लामाबाद में बड़े अच्छे साइकेट्रिस्ट मौजूद हैं, कराची में बहुत अच्छे साइकेट्रिस्ट मौजूद हैं। आप इन 4 शहरों में से किसी एक शहर में ले जाएं, अपने वालिद को इलाज करवाएं और अल्लाह से दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि आपके वालिद ठीक हो जाएंगे। अच्छा मैडम, आप आखिरी इसमें बता दें कि 30 सेकंड्स हैं कि जो वालिदैन खुदकुशी खुद भी कर लेते हैं, बच्चों को भी करा देते हैं, उसके पीछे क्या सोच? इसके पीछे मेन रीज़न ये होती है कि हमारी जो एक सोच होती है ना, इसमें हम एक फिनोमिना यूज़ होता है, द फाइनल स्ट्रॉ फिनोमिना। ये फाइनल जो स्ट्रॉ फिनोमिना होता है ना, ये वो आखिरी बात होती है, ये वो आखिरी बात होती है जो हमारे उस सारे जो हम यानी कि बच्चों को, जैसे फॉर एग्जांपल पेरेंट्स ने अपने खुद भी सुसाइड कर लिया, बच्चों को भी साथ मार दिया, तो ये वो आखिरी बात होती है जो इस सारी चीज़ की वजह बनती है। फॉर एग्जांपल अगर एक शोहर है वो बीवी पे इल्ज़ाम लगा देता है कि तुम एक गलत औरत हो, तो ये एक वो फाइनल बात होती है कि उसके बाद उसके पास कुछ नहीं बचता। तो फिर वो कहती है कि मैं खुद भी मर जाती हूँ और मैं इन बच्चों को भी मार देती हूँ, क्योंकि अगर मैं मर गई तो बाद में इन बच्चों का क्या होगा। एक माँ होती है ना, उसके वो
बेसिकली जालिम नहीं होती, उसको वो जहनी मरीज बन जाती है। इन सारी बातों को सुन के समझ के ना वो जहनी मरीज बन जाती है। तो उसका इलाज जरूरी होता है, लेकिन उसके पास अब उस वक्त कोई वो नहीं होता कि कोई उसकी मदद करे ना। तो फिर वो कहती है कि मैं अब मरी हूँ, मेरे लिए बेहतरी है मैं इन बच्चों को भी मार दूं, वरना बाद में इसका जो बाप है वो ऑलरेडी ऐसे है, तो वो इन बच्चे मेरे रुल जाएंगे। तो वो जाते से वो कहती है इनको भी निकाल वो इसका आखिरी हल समझ रही ठीक है। सफिया मुबीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया है। डॉक्टर सैयद मुजफ्फर हुसैन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया है। नाज़रीन, यकीनन आपने, हम कोशिश करते हैं कि हम अवेयरनेस ला सके मुख्तलिफ टॉपिक के जरिए। अपनी होस्ट युसरा बलोच को रोही एट 10 से दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नए मेहमानों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।